So we are starting and continuing with our Yaqeen series. And why Yaqeen? As I said that मेरे को विश्वास है कि आप लोग पास हो सकते हैं और इस बार हमको पास होना ही है, ठीक है? So in the last session we have done with EBCL revision, and today we are starting with company law. Two most important chapter, that is general meeting and board meeting we are taking today, and the next very important chapter, the entire 3 chapter का जो sequence है, that is director, we are taking in the next session. Clear? ये जो पूरा वीडियो है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा and with notes everything. So just understand each and everything so that our concept clarity becomes extremely strong. So we start now. अब देखिए, now when you talk about board meeting, now board meeting के जो section है, now that is section 173 से लेके section 176. तो यहाँ पे जो 173 से 176 है, तो इसमें क्या बोला गया है 173 में, that हर एक कंपनी को बोर्ड मीटिंग करना पड़ेगा. सो अब ये बोर्ड मीटिंग कितने दिन के अंदर होनी चाहिए? तो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कितने दिन में हो जानी चाहिए? विद इन 30 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन. एंड इसके बाद साल में कितनी मीटिंग होनी चाहिए? 4 मीटिंग होनी चाहिए. एंड 2 मीटिंग के बीच का मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है? 120 days. अब देखो, अब अगर यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे, ना 173(1) के प्रोवाइजो में क्या दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो मे बाय नोटिफिकेशन, मतलब एग्जाम्पशन देना बिल्कुल जरूरी नहीं है. सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो सर्टेन क्लास ऑफ कंपनी को सेक्शन 173 से एग्जाम्पशन भी दे सकता है या सर्टेन कंडीशन से रिलैक्सेशन भी दे सकता है. मतलब 173 विच टॉक्स अबाउट द बोर्ड मीटिंग, नाउ दैट एग्जाम्पशन कैन बी गिवन. तो बेसिक पॉइंट पहला याद रखना है कि फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कितने दिन में होनी चाहिए? विद इन 30 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन. एंड साल में 4 मीटिंग, and maximum gap between 2 meeting is 120 days. अब एक चीज़ समझो, यहाँ पे what is required that section 8 कंपनी के लिए OPC के लिए क्या प्रोविजन दिया गया है? अब देखो, OPC स्मॉल कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी विच इज द स्टार्टअप कंपनी, उनके लिए क्या प्रोविजन दिया गया है कि उनको कितनी मीटिंग करना पड़ेगा? एटलीस्ट 1 मीटिंग करना पड़ेगा. ना यहाँ पे 6 months में कैलेंडर ईयर, ना व्हेन वी टॉक अबाउट कैलेंडर ईयर, इसका मतलब जनवरी टू दिसंबर, तो आपका कैलेंडर ईयर में 6 कैलेंडर मंथ्स में 1 मीटिंग करना पड़ेगा, मतलब साल में 2 मीटिंग करना पड़ेगा. एंड गैप बिटवीन 2 मीटिंग शैल बी मिनिमम 90 days. क्लियर? अब यहाँ पे सेक्शन 8 कंपनी के लिए क्या बोला गया है? और सेक्शन 8 कंपनी में उनको 6 कैलेंडर मंथ्स में 1 मीटिंग करना है, साल में 2 मीटिंग करना है. मतलब जनवरी से जून तक 1 मीटिंग, जुलाई टू दिसंबर 1 मीटिंग. अच्छा, सेक्शन 8 कंपनी में गैप की कोई बात नहीं की गई है. इसका मतलब क्या लिखा है? तो सेक्शन 8 कंपनी के लिए शैल होल्ड 1 मीटिंग विद इन एवरी 6 कैलेंडर मंथ्स. अब देखो, अब यहाँ पे व्हाट इज बीइंग सेड कि अगर अपने को मीटिंग करना है तो मीटिंग में अपने को डायरेक्टर्स को नोटिस देना पड़ेगा. अच्छा, कितने दिन की नोटिस देना है? एटलीस्ट 7 days बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग अनलेस AO प्रिस्क्राइब अ लॉन्गर पीरियड. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर AO में बोला है कि आपको 10 days की नोटिस देना है तो 10 days देना पड़ेगा, अदरवाइज 7 days नोटिस इज मिनिमम 7 days नोटिस नीड टू बी गिवन. अच्छा, ये नोटिस हम लोग किस तरीके से दे सकते हैं? So notice can be given by hand delivery और by post और by electronic means. अब इसे देखना कि अगर आपने पोस्ट से नोटिस भेजा है तो आपको एडिशनल 2 days ऐड करना पड़ेगा. मतलब वहाँ पे लेंथ ऑफ नोटिस कितना हो जाएगा? 7 days प्लस 2 days, मतलब 9 days हो जाएगा. नाउ अब अगर मान लो कोई पर्टिकुलर डायरेक्टर बोलता है कि आई नीड अ नोटिस इन अ पर्टिकुलर मैनर, सो इन दैट केस द नोटिस विल बी गिवन टू द डायरेक्टर इन दैट पर्टिकुलर मैनर. एंड कंपनी ने डायरेक्टर्स को नोटिस भेजा है, इसका प्रूफ मेंटेन करना पड़ेगा कितने पीरियड के लिए? 3 years के लिए. क्लियर? अब व्हाट इज बीइंग सेड दैट यहाँ पे सेक्रेटरी स्टैंडर्ड, नाउ देयर आर सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 1 व्हिच इज अ मैंडेटरी सेक्रेटरी स्टैंडर्ड डील्स विद board meeting, and there is secretary standard 2 which is secretary standard for general meeting which is again mandatory. तो यहाँ पे secretary standard 1 which is effective from 1st October 17. Now it's prescribed that जो भी proof of sending of notice है that have to be maintained for a period of 3 years. अब यहाँ पे एजेंडा के लिए ना, व्हाट इज एजेंडा?
एजेंडा इज बेसिकली कि आपको पर्पस बताना पड़ेगा कि आप मीटिंग में क्या करने वाले हो, व्हाट आर द थिंग्स यू आर गोइंग टू डिस्कस ना। एजेंडा के लिए कंपनी ने कोई प्रोविजन नहीं दिया है ना, दैट इज प्योरली बीइंग गिवन अंडर द सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड। अब देखो, अब डायरेक्टर मीटिंग में पार्टिसिपेट कैसे करेगा। सो व्हाट इज रिक्वायर्ड that when we talk about participation of director, because if it is a board meeting then participation is of the directors only, तो डायरेक्टर मीटिंग में पार्टिसिपेट कैसे करेगा। सो मे अटेंड द मीटिंग इन पर्सन, मतलब पर्सनली आ सकता है, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, या अदर ऑडियो विजुअल मीन्स। अच्छा, जब हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग अटेंड करने की बात कर रहे हैं, सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज एग्जैक्टली द रूल 3। नाउ व्हाट रूल 3 टॉक्स अबाउट दैट आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मीटिंग कैसे अटेंड कर सकते हो। तो आपको सब डायरेक्टर्स को नोटिस देना पड़ेगा। अच्छा, कोई डायरेक्टर अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग अटेंड करना चाहता है तो उसको कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, सो दैट कंपनी कैन मेक नेसेसरी अरेंजमेंट। कंपनी यहाँ पे जब कोई डायरेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग अटेंड करेगा तो उसको रोल कॉल किया जाएगा ना। रोल कॉल में मतलब डायरेक्टर बताएगा कि वो किस ज्योग्राफी से है, उसको एजेंडा मिल गया है, एंड ऑल द डायरेक्टर शुड बी एबल टू लिसन एंड अंडरस्टैंड, see each other, understand each other. So entire rule 3 has been given. अब now what is the notice of board meeting? now यहाँ पे क्या लिखा है कि नोटिस जो दिया जाएगा, एज वी डिस्कस, कि कितने दिन का दिया जाएगा, 7 डेज का नोटिस दिया जाएगा टू ऑल द डायरेक्टर। कैसे दे रहे हैं, हैंड डिलीवरी, पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। अब यहाँ पे एंड अगर हमने पोस्ट से भेजा है तो क्या करना पड़ेगा, 2 डेज ऐड करना पड़ेगा, मतलब इट विल बी 7 डेज प्लस 2 डेज, मतलब 9 डेज हो जाएगा। अब अगर मान लो 7 डेज की नोटिस देना पॉसिबल नहीं है तो शॉर्टर नोटिस से भी आप बोर्ड मीटिंग कर सकते हो फॉर एनी अर्जेंट मैटर। कंडीशन क्या है कि उस मीटिंग में एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का होना जरूरी है। इसका मतलब क्या हो गया, अच्छा यहाँ पे वर्ड लिखा है इफ एनी। इफ एनी मतलब कि क्या हर कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ता है, नहीं। Company, if you read section 149 subsection 4 which talks about that companies that need to appoint independent director, which we'll discuss in directors also, so वहाँ पे अगर कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है तो शॉर्टर नोटिस बोर्ड मीटिंग जो हम लोग करेंगे उसमें उस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का होना जरूरी है। और अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है तो उस बोर्ड मीटिंग के डिसीजन को सारे डायरेक्टर्स सर्कुलेट किया जाएगा, एंड देन दैट डिसीजन विल बी फाइनल। कब फाइनल माना जाएगा, व्हेन इट हैज़ बीन रैटिफाइड बाय एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब यहाँ पे जब नोटिस बोर्ड मीटिंग की नोटिस सारे डायरेक्टर्स को दिया जाएगा तो नोटिस में क्लियरली लिखा होना चाहिए कि अगर कोई डायरेक्टर मीटिंग में इलेक्ट्रॉनिक मोड से पार्टिसिपेट करना चाहता है तो कर सकता है, प्रोवाइडेड उसको कंपनी को इंटीमेशन देना पड़ेगा, सो दैट कंपनी कैन मेक नेसेसरी अरेंजमेंट। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सो नोटिस ऑफ द मीटिंग शैल इन्फॉर्म द डायरेक्टर रिगार्डिंग द ऑप्शन अवेलेबल टू देम टू पार्टिसिपेट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग or other audio video means, and shall provide all the necessary information to enable the director to participate through electronic means. अब now and डायरेक्टर इंटेंडेड टू पार्टिसिपेट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, उसको अपना इंटेंशन किसको बताना है, कंपनी के चेयरपर्सन को या तो कंपनी सेक्रेटरी को। अब अगर डायरेक्टर ने कुछ नहीं बोला है कि वो किस तरीके से मीटिंग अटेंड करेगा तो क्या प्रिज्यूम किया जाएगा, दैट ही इज अटेंडिंग द मीटिंग इन फिजिकल मैनर। क्लियर। अब देखो now so if we see rule 3, now rule 3 is basically the entire rule which talks about video conferencing mode. now तो यहाँ पे अगर डायरेक्टर कैन अटेंड द मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑडियो विजुअल मीन्स, अब इसके लिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कंपनी को नेसेसरी अरेंजमेंट करना पड़ेगा जिससे कि मीटिंग अनइंटरप्टेड चले और उसमें कोई भी कनेक्शन इशू ना हो। एंड चेयरपर्सन एंड कंपनी सेक्रेटरी ये इंश्योर करेगा कि जो सेफ्टी एंड इंटीग्रिटी ऑफ मीटिंग है वो प्रॉपर्ली मेंटेन होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ ऑथराइज पर्सन ही मीटिंग में अलाउ होने चाहिए, मतलब अदर देन डायरेक्टर नोबडी शुड बी अलाउड टू हैव द एक्सेस ऑफ द मीटिंग। फर्दर क्या लिखा है दैट सारे नेसेसरी इक्विपमेंट होने चाहिए जिससे कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग अटेंड कर सको। जो भी मीटिंग में होगा उन प्रोसीडिंग्स को रिकॉर्ड किया जाएगा। अच्छा, रिकॉर्डिंग कब तक रखी जाएगी, जो भी रिकॉर्डिंग किया गया है, मीटिंग जो भी हुआ है उसकी प्रोसीडिंग को रिकॉर्ड करेंगे एंड मिनट्स प्रिपेयर किया जाएगा। और ये रिकॉर्डिंग कब तक रखी जाएगी, जब तक उस साल का ऑडिट कंप्लीट नहीं हो जाता। फर्दर क्या लिखा है, नाउ what is required that only director should be allowed to attend the meeting, लेकिन अगर कोई differently abled है, मतलब if any director is subject to some physical disability, so with the permission of chairperson he can
he can request a person to accompany him in the meeting. एंड वेरी मच इंपॉर्टेंट इज़ दैट कि कंपनी सेक्रेटरी एंड चेयरपर्सन को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हर एक डायरेक्टर एक दूसरे को देख सके, सुन सके एंड मीटिंग की प्रोसीडिंग को समझ सके. फर्दर क्या लिखा है दैट अगर डायरेक्टर को वीडियो कॉन्फ्रेंस में मीटिंग अटेंड करना है तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको अपना ये इंटीमेशन एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर दे देना पड़ेगा, विच विल बी वैलिड फॉर कितने पीरियड के लिए, 1 ईयर के लिए. अब एक चीज़ याद रखना कि अगर आपने डायरेक्टर्स को इंटीमेशन दे दिया है, कंपनी को इंटीमेशन दे दिया दैट यू आर गोइंग टू अटेंड द मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आप फिजिकल मोड से नहीं आ सकते. अगर मान लो किसी पर्टिकुलर मीटिंग में अगर आप फिजिकल मोड से आना चाहते हो तो आ सकते हो, यू जस्ट नीड टू इन्फॉर्म द कंपनी. सो यहाँ पे क्या लिखा है, सो यहाँ पे डायरेक्टर हु अटेंड द मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग गिव प्रॉपर इंटीमेशन टू कंपनी एंड चेयरपर्सन. और अगर कोई इंटीमेशन नहीं दिया गया है तो क्या प्रिज्यूम किया जाएगा कि डायरेक्टर इज गोइंग टू अटेंड द मीटिंग इन फिजिकल मैनर. क्लियर. और ये चीज़ अपने को नोटिस ऑफ मीटिंग में मेंशन करना पड़ेगा. अब वेरी इंपॉर्टेंट है कि जब आप मीटिंग चालू करोगे तो चेयरपर्सन क्या करेगा, रोल कॉल करेगा. नाउ व्हाट इज रिक्वायर्ड दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोल कॉल, दैट जो भी डायरेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड से अटेंड कर रहे हैं वो अपने को इंट्रोड्यूस कराएंगे, नाम बताएंगे, लोकेशन बताएंगे, कौन सी ज्योग्राफी से हैं, उनको एजेंडा मिल गया है, कोई और पर्सन नहीं है वहाँ पे. All those things are forming part of the roll call. Now after the roll call, chairperson और कंपनी सेक्रेटरी क्या इन्फॉर्म करेगा कि कौन कौन से डायरेक्टर्स मीटिंग में प्रेजेंट हैं, इसके अलावा वो कौन कौन से पर्सन मीटिंग में प्रेजेंट हैं अदर देन डायरेक्टर, या तो बोर्ड के रिक्वेस्ट पे या तो बोर्ड की परमिशन से. इसका मतलब क्या हुआ कि बोर्ड मीटिंग में और कौन कौन से पर्सन हो सकते हैं अदर देन डायरेक्टर, तो कंपनी सेक्रेटरी हो सकता है, अदर देन डायरेक्टर इज CFO, CEO, अदर देन डायरेक्टर इज ऑडिटर, तो ये सभी मीटिंग में अटेंड कर सकते हैं. सो यू हैव टू इन्फॉर्म कि इस मीटिंग में ये लोग भी प्रेजेंट हैं. अब नाउ रोल कॉल कैन बी मेड at the conclusion and at the recommencement after every break to confirm the presence of the quorum. अब इसे देखना कि quorum जो होता है ना, now quorum of board meeting, now that have to be maintained not only at the start of the meeting but also throughout the meeting, and because it need to be ensured throughout the meeting, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि रोल कॉल लेना पड़ेगा अगर मान लो मीटिंग में आपने कोई ब्रेक दिया है. Now what generally happen that if the meeting is for a longer duration, कई बार बोर्ड मीटिंग में ऐसे एजेंडा मैटर होते हैं कि मीटिंग 3-4 घंटे 5 घंटे तक चल जाती है, तो 5 आवर्स में बीच में एक ब्रेक लिया जाता है. तो यू हैव टू सी दैट इफ देयर इज अ ब्रेक बीइंग टेकन ड्यूरिंग द मीटिंग तो उसके बाद भी कोरम प्रेजेंट रहनी चाहिए. फर्दर क्या दिया है नाउ, अब यहाँ पे जब भी मीटिंग होगा एंड इफ द मीटिंग इज टेकिंग प्लेस थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो उसका वेन्यू ऑफ मीटिंग क्या होगा, तो वेन्यू ऑफ मीटिंग, अब अगर आप इफ़ यू बीइंग द डायरेक्टर एंड इफ़ यू आर अटेंडिंग द मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यू आर इन योर ज्योग्राफी, तो कोई US में है, कोई अमेरिका में है, कनाडा में है, लंदन में है, तो मीटिंग का वेन्यू क्या होगा, तो जो भी मीटिंग होगी उसको रिकॉर्ड किया जाएगा. तो जब रिकॉर्डिंग जहाँ पे होगा प्लस जहाँ पे आपने इफ़ अ डायरेक्टर वांट टू अटेंड द मीटिंग इन फिजिकल मैनर, तो वहाँ पे आपको मीटिंग का एक वेन्यू बताना पड़ेगा कि डायरेक्टर कहाँ पे आ सकता है, दैट इज़ कंसिडर टू बी द वेन्यू ऑफ द मीटिंग. फर्दर क्या लिखा है नाउ, जो भी कंपनी के स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स हैं वो बोर्ड मीटिंग में प्लेस किए जाएंगे. और अगर इफ रजिस्टर्स इज रिक्वायर्ड टू बी साइन बाय द डायरेक्टर, कौन सा रजिस्टर साइन करने पड़ते हैं, फॉर एग्जांपल देयर इज अ रजिस्टर कॉल्ड रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स अटेंडेंस इन द बोर्ड मीटिंग. सो इफ एनी रजिस्टर इज रिक्वायर्ड टू बी साइंड बाय द डायरेक्टर देन द डायरेक्टर्स हु आर अटेंडिंग द मीटिंग इन पर्सन विल साइन द सेम. एंड जो इलेक्ट्रॉनिक मोड से डायरेक्टर अटेंड कर रहा है उसका कंसेंट मिनट्स में रिकॉर्ड कर दिया जाता है. फर्दर क्या लिखा है, अगर आप डायरेक्टर हो एंड इफ़ यू वांट टू स्पीक, इफ़ यू वांट टू गिव एनी इनपुट, देन यू हैव टू गिव योर आइडेंटिटी डिस्क्लोजर करना पड़ेगा. एंड चेयरपर्सन हैव टू एंश्योर दैट जो भी मीटिंग होनी चाहिए वो अनइंटरप्टेड होनी चाहिए, उसमें कोई भी पर्सन ग्रैबल्ड ना हो. ग्रैबल्ड ना हो मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको उसने कुछ बोला और बाकी लोग को समझ में नहीं आया, और अगर ऐसा होता है तो वहाँ पे चेयरपर्सन या कंपनी सेक्रेटरी रिक्वेस्ट कर सकता है कि काइंडली रिपीट द सेम. फर्दर क्या दिया है दैट अगर मान लो किसी पर्टिकुलर मैटर में वोटिंग कराने की ज़रूरत है तो चेयरपर्सन क्या करेगा, वापस रोल कॉल कराएगा. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट वापस रोल कॉल कराएगा, इसका मतलब क्या हो गया दैट आपको वापस अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू से कि इस पर्टिकुलर मैटर में आपका आंसर येस है या आपका आंसर नो है. फर्दर क्या दिया है नाउ,
कंक्लूजन, मीटिंग के कमेंसमेंट से लेके कंक्लूजन तक कोई भी पर्सन अदर देन चेयरपर्सन डायरेक्टर ना वो डायरेक्टर के अलावा कोई भी मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता, और किसी को भी अटेंड करना है तो चेयरपर्सन का परमिशन लेना पड़ेगा. व्हाई? बिकॉज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है कि बोर्ड मीटिंग इज़ अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जहाँ पे आप कंपनी के सारे कॉन्फिडेंशियल इंटरनल चीज़ें डिस्कस करते हो, कंपनी के फ्यूचर विजन आउटलुक डिस्कस करते हो, तो इट शुड नॉट बी एक्सेसिबल टू person other than director unless the person has taken permission from the chairperson or chairperson have requested the person to attend the meeting, which happens in case of auditor. तो auditors को invite किया जाता है कि आप please attend करें meeting so that directors may ask some question from the same. अब यहाँ पे जब डिस्कशन हो जाएगा, वोटिंग हो जाएगी, तो यहाँ पे चेयरपर्सन वोटिंग का रिजल्ट बताएगा और वो ये भी बताएगा कि कौन कौन से डायरेक्टर ने डिसेंट किया है. ना डिसेंट किया है मतलब यू हैव टू स्पेसिफाई दैट हु आर द डायरेक्टर who have voted in favor and more particularly who are the director voted against the particular matter, and that have to be recorded in the minutes also. क्यों? So that कल की तारीख में अगर मान लो कुछ litigation होता है, मान लो कुछ डिस्प्यूट होता है, तो ये स्टैब्लिश क्लियरली होना चाहिए कि जो भी डिसीजन लिया गया है उस डिसीजन को कितने लोगों ने येस बोला था और कितने लोगों ने नो बोला था. एंड इसके जो भी मीटिंग होगी उसके मिनट्स बनाए जाएंगे एंड मिनट्स डायरेक्टर्स को सर्कुलेट किए जाएंगे कितने दिन के अंदर, 15 डेज के अंदर, और डायरेक्टर्स उसको कंफर्म करेंगे कितने दिन के अंदर, 7 डेज के अंदर. अगर यहाँ पे डायरेक्टर ने 7 डेज का कंफर्म नहीं किया, याद रखना कंपनी डायरेक्टर को ड्राफ्ट मिनट देगा 15 डेज के अंदर. इफ यू रीड द एंटायर रूल 3, दिस इज जस्ट अ समरी प्रेजेंटेशन, ठीक है, बट इफ यू रीड एंटायर रूल 3, वहाँ पे कंपनी डायरेक्टर्स को मिनट्स देगा, ड्राफ्ट मिनट देगा 15 डेज के अंदर, और डायरेक्टर उस पर अपना रिप्लाई देगा, अपना कंफर्मेशन देगा 7 डेज के अंदर. अगर कुछ भी नहीं दिया, डायरेक्टर ने कुछ नहीं बोला, तो क्या माना जाएगा, दैट ही हैव नो ऑब्जेक्शन फॉर द सेम एंड एग्रीइंग द सेम. एंड ये जो मिनट्स है इसको मिनट्स बुक में रिकॉर्ड कर लिया जाएगा एज पर सेक्शन 118. क्लियर? अब देखो, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल 3. So what we are starting with is a rule 4. Now rule 4 basically specify those matter जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नहीं कर सकते. तो ओरिजिनली रूल 4 being specified कि वो मैटर जो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पास नहीं कर सकते, ऐसे 5 मैटर थे. कौन कौन सा मैटर था? दैट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर अप्रूव करना है, सेकेंड डायरेक्टर्स रिपोर्ट, थर्ड प्रोस्पेक्टस, फोर्थ ऑडिट कमेटी मीटिंग फॉर अकाउंट्स अप्रूवल के लिए, एंड देन मैटर टू मर्जर, एमलगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन. ये सारे मैटर्स के लिए फिजिकल प्रेजेंस ऑफ डायरेक्टर चाहिए. पर्सन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग में ये मैटर अप्रूव नहीं करता. अच्छा, उसका देयर वाज एन अमेंडमेंट विच सेज दैट कि अगर फिजिकल प्रेजेंस से अगर कोरम अवेलेबल है, तो अगर डायरेक्टर फिजिकली प्रेजेंट है, उससे कोरम हो गया है, तो फिर बाकी डायरेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. बट याद रखना, नाउ दिस एंटायर रूल 4 हैज़ बीन ओमिटेड नाउ विद इफेक्ट फ्रॉम 15 जून 2021. मतलब कोविड के टाइम पे, पैंडमिक के टाइम पे भी रियलाइज़ कि फिजिकल प्रेजेंस से भी डायरेक्टर्स का आना पॉसिबल नहीं है. इवन फॉर मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स भी इन पर्सन प्रेजेंट नहीं हो सकते. तो एंटायर रूल 4 हैज़ बीन इनिशियली सस्पेंडेड एंड वी हैव सस्पेंडेड इट फॉर ऑलमोस्ट 15 months ऑन अ बिलीव कि पैंडमिक ख़त्म हो जाएगा. तो 19 मार्च 2020 से लेके 30 जून 2021 तक पहले इसको सस्पेंड किया गया था रूल 4. बट देन वी रियलाइज़ कि पैंडमिक 1 साल में नहीं ख़त्म हो रहा है, तो फिर हमने रूल 4 को ओमिट ही कर दिया. इसका मतलब आज के टाइम पे रूल 4 नहीं है. अब अगर रूल 4 नहीं है तो इसका मतलब है कि आज के टाइम पे कोई भी मैटर हो उसको डायरेक्टर अटेंड कर सकता है बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. क्लियर? नाउ दिस इज योर सेक्शन 173. अब अगर डायरेक्टर्स को नोटिस नहीं दिया गया, सी सेंडिंग नोटिस टू ईच डायरेक्टर इज़ अ बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ. एंड अगर नहीं दिया गया है नोटिस, तो जो भी कंपनी के ऑफिसर्स हैं उन सब के ऊपर पेनल्टी आएगी. कितनी पेनल्टी आएगी? ऑन एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट द पेनल्टी विल बी 25,000. फर्दर क्या दिया है? अब सेक्शन 174 क्या बोलता है? नाउ 174 टॉक्स अबाउट कोरम फॉर बोर्ड मीटिंग. एंड व्हाट इज द कोरम फॉर बोर्ड मीटिंग? तो कोरम फॉर बोर्ड मीटिंग इज 1/3 टोटल डायरेक्टर और 2 whichever is
हायर। अब इस चीज़ याद रखना, अगर सेक्शन 8 कंपनी है ना, अगर सेक्शन 8 कंपनी है तो उसमें कोरम कितना होता है, 25% ऑफ द टोटल डायरेक्टर और 8 विच एवर इज लोअर, लेकिन ये 2 से कम नहीं होना चाहिए। क्लियर। फर्दर क्या लिखा है, अगर कोई डायरेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड से भी अगर मीटिंग अटेंड करता है तो उसको भी कोरम में कंसिडर किया जाता है। एंड अगर मान लो कंपनी में किसी डायरेक्टर ने रिजाइन कर दिया है, रेजिग्नेशन हो गया, रिमूवल हो गया, उसकी वजह से नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैज़ फॉल बिलो द कोरम रिक्वायरमेंट, तो वहाँ पे जो कंटिन्यूइंग डायरेक्टर वो क्या करेंगे, या तो वो नए डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे या तो जनरल मीटिंग की नोटिस देंगे एंड वहाँ पे मेंबर्स नए डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे, और जब तक ये नहीं होगा तब तक कोई भी अदर मैटर ट्रांजैक्ट नहीं होगा। फर्दर क्या लिखा है कि अगर एट एनी टाइम नंबर ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर जो हैं, इंटरेस्टेड डायरेक्टर आर दोस्त बेसिकली जिनका उस पर्टिकुलर मैटर में इंटरेस्ट है, कंसर्न है, तो अगर नंबर ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर इज मोर देन और इक्वल टू 2/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर एंड नंबर ऑफ नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर इज लेस देन और इक्वल टू 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर, देन द रिजोल्यूशन किसके कंसेंट पास होगा, नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर, प्रोवाइडेड नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर कम से कम कितने होने चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन 2। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सो द नंबर ऑफ डायरेक्टर हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन प्रेजेंट द मीटिंग बीइंग नॉट लेस देन 2 शैल बी द कोरम फॉर द मीटिंग। अच्छा, यहाँ पे इंटरेस्टेड डायरेक्टर जो है वो मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, कोरम में कंसिडर नहीं किया जाएगा, लेकिन प्राइवेट कंपनी में इंटरेस्टेड डायरेक्टर विल बी काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ कोरम, विल बी कंसिडर, may be allowed to participate in the meeting after the disclosure of interest being given। अब यहाँ पे अगर मान लो मीटिंग नहीं हो पाता, बोर्ड मीटिंग नहीं हो पाता है फॉर वांट ऑफ कोरम, मतलब कोरम फुलफिल नहीं हुआ है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, तो मीटिंग ऑटोमेटिकली एडजर्न हो जाएगा। कभी के लिए एडजर्न हो जाएगा, सेम डे सेम टाइम प्लेस इन द नेक्स्ट वीक, प्रोवाइडेड वो डे क्या नहीं होना चाहिए, नेशनल हॉलीडे, और अगर वो नेशनल हॉलीडे है देन ऑन द नेक्स्ट डे विच इज़ नॉट अ नेशनल हॉलीडे। फर्दर क्या लिखा है कि आर्टिकल्स में अगर एओए चाहे तो एओए में हायर कोरम रिक्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कोरम क्या है, 1/3 और 2 विच एवर इज हायर, ये है सेक्शन 174 के हिसाब से, और अगर एओए में उससे हायर नंबर दिया है तो फिर अपने को हायर नंबर को कंप्लाई करना पड़ेगा। फर्दर क्या लिखा है, एज वी डिस्कस कि कोरम जो है इट शुड बी प्रेजेंट थ्रू आउट द मीटिंग, मतलब कोरम सिर्फ स्टार्ट ऑफ द मीटिंग में नहीं रहेगा, कोरम नीड टू बी प्रेजेंट थ्रू आउट द मीटिंग, और अगर कोरम मीटिंग में प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पे एडजर्न मीटिंग में अगर मान लो कोरम नहीं आता तो मीटिंग स्टैंड्स टू बी कैंसिल्ड। क्लियर, दिस इज सेक्शन 174। अब यहाँ पे 175 क्या बोलता है ना, 175 बेसिकली टॉक्स अबाउट पासिंग और रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो कोई एक पर्टिकुलर मैटर है जिसके लिए मीटिंग डायरेक्टर्स अवेलेबल नहीं है मीटिंग के लिए, बट मैटर इज ऑफ अर्जेंट नीड, तो वहाँ पे रिजोल्यूशन कैन बी पास थ्रू सर्कुलेशन। किस तरीके से पास किया जाएगा, तो वहाँ पे जो ड्राफ्ट रिजोल्यूशन वो सारे डायरेक्टर्स को दिए जाएंगे एंड डायरेक्टर्स को एक टाइम पीरियड दिया जाएगा। कितने दिन का टाइम पीरियड दिया जाएगा, मिनिमम 7, आपको 7 डेज का टाइम पीरियड दिया जाएगा एंड 7 डेज में डायरेक्टर्स अपना रिप्लाई देंगे एंड बेस्ड ऑन द रिप्लाई रिसीव फ्रॉम द डायरेक्टर रिजोल्यूशन को डिक्लेयर किया जाएगा कि वो पास हुआ या नहीं। तो यहाँ पे व्हाट इज रिक्वायर्ड दैट इसमें जो डायरेक्टर एंटाइटल्ड टू वोट हैं, सी आपने ड्राफ्ट रिजोल्यूशन सबको दे दिया, नाउ द डायरेक्टर हु आर एंटाइटल्ड टू वोट वो उसमें वोट कर सकता है, लेकिन व्हाट इज रिक्वायर्ड दैट अगर मिनिमम 1/3 टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर, इसमें एक चीज़ रखना कि जो ड्राफ्ट रिजोल्यूशन है वो सारे डायरेक्टर्स को देंगे इंक्लूडिंग इंटरेस्टेड डायरेक्टर को, लेकिन वोटिंग जो है वो इंटरेस्टेड डायरेक्टर नहीं करेगा, वो सिर्फ वो वोटिंग करेगा दोज हु आर एंटाइटल्ड टू वोट। लेकिन अगर 1/3 टोटल डायरेक्टर जो हैं इफ दे से दैट ये मैटर सर्कुलेशन से पास नहीं होना चाहिए, इट शुड बी डिसाइडेड एट द मीटिंग, देन द मैटर विल नॉट बी पास थ्रू सर्कुलेशन, इट शैल बी डिसाइडेड एट द मीटिंग। अब जब ये 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स निकालते हैं तो उसमें इंटरेस्टेड डायरेक्टर को भी काउंट किया जाता है एंड यहाँ पे इफ द रिजोल्यूशन इज पास थ्रू सर्कुलेशन तो उसको नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग के मिनट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। देन अब देखिए, अब यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी की ड्यूटी क्या होती है, नाउ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आल्सो बीन आस्क्ड दैट व्हाट इज द कंपनी सेक्रेटरी ड्यूटी बिफोर द मीटिंग
एट द मीटिंग एंड आफ्टर द मीटिंग। तो कंपनी सेक्रेटरी को इंश्योर करना पड़ेगा कि 7 डेज नोटिस दिया गया है फॉर द गुड मीटिंग, एंड आपको नोटिस क्या देना पड़ेगा, एजेंडा। याद रखना है एजेंडा की रिक्वायरमेंट एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो कंपनीज एक्ट में नहीं दिया है ना, ये कहाँ से आता है, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड से ना। यहाँ पे what company secretary have to do is that they need to request all the director to attend the meeting and whatever the necessary arrangement required to be done that have to be made। याद रखना again directors can attend the meeting in person और by electronic mode, और अगर डायरेक्टर इलेक्ट्रॉनिक मोड से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड से मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, सो कंपनी सेक्रेटरी और चेयरपर्सन हैव टू एंश्योर दैट ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट बीइंग मेड। क्या लिखा है नाउ यहाँ पे, नाउ व्हाट इज रिक्वायर्ड दैट जो भी मीटिंग के नेसेसरी अरेंजमेंट है, बिकॉज कंपनी सेक्रेटरी द पर्सन हु इज गोइंग टू कन्वे द एंटायर मीटिंग, तो जो भी मीटिंग के नेसेसरी अरेंजमेंट है, जो भी रिक्वायरमेंट है, वो सब उसको कंप्लाई करना पड़ेगा। एंड एट द मीटिंग व्हाट इज रिक्वायर्ड दैट ना, यहाँ पे मीटिंग में कोरम हैव टू बी प्रेजेंट थ्रू आउट द मीटिंग, सो कंपनी सेक्रेटरी हैव टू एंश्योर, चेयरपर्सन हैव टू एंश्योर दैट कोरम इज प्रेजेंट नॉट ओनली द स्टार्ट ऑफ द मीटिंग बट थ्रू आउट द मीटिंग। अब अगर कंपनी में चेयरपर्सन है, परमानेंट चेयरपर्सन है, सो दैट पर्सन विल बिकम द चेयरपर्सन, और अगर कंपनी में परमानेंट चेयरपर्सन नहीं है तो सबसे पहला काम किया जाएगा, मीटिंग के लिए चेयरपर्सन अपॉइंट किया जाएगा, एंड देन उसके बाद ही कोई और मैटर ट्रांसैक्ट किया जाएगा। नाउ the directors may also decide the time and date for holding the next meeting। अब after the meeting what is the role of company secretary, that they have to prepare the draft minutes, and ये draft minutes किसको दिया जाएगा, कंपनी के डायरेक्टर्स को दिया जाएगा, चेयरपर्सन को दिया जाएगा, मैनेजिंग डायरेक्टर को दिया जाएगा। तो पहले कंपनी के डायरेक्टर्स एंड चेयरपर्सन को देते हैं, एंड देन इट विल बी गिवन टू द अदर डायरेक्टर्स। एक बार जब मिनट्स, ड्राफ्ट मिनट्स बन गए, अब याद रखना जब ड्राफ्ट मिनट बनते हैं, सो इट नीड टू बी साइन। हु विल साइन द मिनट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग, ईदर बाय द चेयरपर्सन ऑफ द सेम मीटिंग और बाय द चेयरपर्सन ऑफ नेक्स्ट मीटिंग। एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड दैट इसको मिनट्स अपने को प्रिपेयर करना है कितने दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर, एंड देन वंस इट हैज बीन साइन इट नीड टू बी रिकॉर्डेड इन द मिनट्स बुक। क्लियर? सो दीज आर द बेसिक ड्यूटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। अगर इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछा तो 5 मार्क्स से ऊपर का नहीं पूछा जाएगा। सो इफ यू आर कवरिंग दिस पॉइंट दैट्स मोर देन सफिशिएंट। क्लियर? विद दिस योर बोर्ड मीटिंग पार्ट इज ओवर, एंड नाउ विल सी आवर नोट्स आल्सो। सो नाउ दिस समरी नोट्स विल बी प्रोवाइडेड टू ऑल ऑफ यू, एंड ये हमारे यूट्यूब चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अटैच कर दिया जाएगा। नाउ एक बार बिफोर वी कंक्लूड द बोर्ड मीटिंग एंड मूव टू द जनरल मीटिंग, एक बार अपने नोट्स भी देख लेते हैं ना। यहाँ पे वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सब्सिक्वेंट साल में 4 मीटिंग, मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 मीटिंग, 120 डेज, फिर ओपीसी। दैन अच्छा एक चीज़ याद रखना ना, यहाँ पे अगर 1% कंपनी में ना, अगर 1% कंपनी में सिर्फ एक ही डायरेक्टर है, मिनिमम डायरेक्टर कितने चाहिए 1% कंपनी में 1, तो अगर 1 डायरेक्टर है तो फिर कोई बोर्ड मीटिंग नहीं होगा। तो ना तो कोरम का रिक्वायरमेंट देखना है, ना नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग का रिक्वायरमेंट देखना है। क्लियर? नाउ अब आईएफएससी कंपनी में वेरी इंपॉर्टेंट दैट आईएफएससी कंपनी में आपका फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कितने दिन के अंदर होता है, 60 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एंड इसके बाद अपने को कैलेंडर ईयर में, हाफ ईयर कैलेंडर ईयर में एक मीटिंग करना पड़ेगा। क्लियर? नाउ व्हाट इज रिक्वायर्ड, जो एडजर्न बोर्ड मीटिंग होता है, याद रखना एडजर्न बोर्ड मीटिंग इज नॉट अ फ्रेश मीटिंग, तो इट इज़ अ कंटिन्यूशन ऑफ द ओरिजिनल मीटिंग। तो अपने को जो गैप काउंट करना होता है वो ओरिजिनल मीटिंग से काउंट करना है, न कि एडजर्न से। देन व्हाट इज रिक्वायर्ड दैट अच्छा सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 1 के हिसाब से अपने को एजेंडा भी 7 डेज पहले भेजना है, अनलेस द आर्टिकल प्रिस्क्राइब्स अ लॉन्गर पीरियड। क्लियर? अब ना यहाँ पे व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने को एजेंडा पेपर सारे डायरेक्टर्स को देना है, इंक्लूडिंग ऑल्टरनेट डायरेक्टर। तो अगर मान लो किसी डायरेक्टर के बदले में अगर ओरिजिनल डायरेक्टर भी है एंड देन देयर इज एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर बीइंग अपॉइंटेड, सो एजेंडा नीड टू बी गिवन, नोटिस नीड टू बी गिवन टू बोथ ऑफ देम। अब यहाँ पे सो व्हाट इज रिक्वायर्ड दैट, लेकिन ओरिजिनल डायरेक्टर को नोटिस कैसे दिया जाएगा, दैट कंपनी विल डिसाइड। क्लियर? Now this is your entire rule 3 which we have already discussed, that which talks about कि एक डायरेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग किस तरीके से अटेंड कर सकता है। एंड
अगर कोई डायरेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग अटेंड कर रहा है तो उसको भी कोरम में कंसिडर किया जाएगा। नाउ एज यू डिस्कस कि मिनट्स कितने दिन के अंदर बनाने हैं, 15 डेज के अंदर ड्राफ्ट मिनट्स डायरेक्टर्स को देना है और डायरेक्टर उसके ऊपर अपना रिप्लाई कितने दिन में देंगे, 7 डेज में। डन। नाउ देन देयर इज अ एंटायर रूल 4 विच बेसिकली सेज दैट कौन कौन से मैटर हैं जो पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसेस अटेंड नहीं कर सकते, बट नाउ रूल 4 हैज़ बीन ओमिटेड। कब से ओमिट हो गया है, 15 जून 2021। अब कोरम फॉर द मीटिंग वी ऑलरेडी कवर्ड दैट क्या कोरम है, 1/3 और 2 विच एवर इज हायर। सेक्शन 8 कंपनी में कोरम क्या है, 25% और 8 विच एवर इज लोअर, लेकिन ये भी 2 से कम नहीं होना चाहिए। नाउ अच्छा, आईएफएससी कंपनी में इंटरेस्टेड डायरेक्टर मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है आफ्टर डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बीइंग गिवन। फर्दर क्या दिया है, नाउ all this part we have already covered. Now passing of resolution by circulation, now this is again section 175. now इसमें याद रखना कि जो हम लोग को ड्राफ्ट नोटिस भेजना है वो सारे डायरेक्टर्स को देना है इंक्लूडिंग इंटरेस्टेड डायरेक्टर, लेकिन उस मैटर पे वोट कौन करेगा, वोट करेगा ओनली दोज हु आर नॉट इंटरेस्टेड डायरेक्टर, मतलब एंड उनके मेजॉरिटी वोट के हिसाब से रिजोल्यूशन पास माना जाएगा। लेकिन अगर 1/3 टोटल डायरेक्टर बोलते हैं that the matter should not be passed through circulation, it need to be passed at meeting, तो फिर उस मैटर को सर्कुलेशन से पास नहीं किया जाएगा, it will be decided at the meeting only, और जो भी रिजोल्यूशन पास किया जाएगा उसको सब्सिक्वेंट जो भी बोर्ड मीटिंग होगा उसके मिनट्स में रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर। एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड दैट अगर 176 नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट एक अंडरस्टैंडिंग समझ लो कि अगर कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्टर है जिसके अपॉइंटमेंट में कुछ डिफेक्ट है, अब अगर डिफेक्ट जब तक डिस्कवर नहीं होता है तब तक उसने जो भी डिसीजन लिया वो कंपनी के लिए वैलिड एंड बाइंडिंग होगा, और एक बार अगर डिफेक्ट डिस्कवर्ड हो गया उसके बाद अगर उसने कोई डिसीजन लिया है तो वो कंपनी के लिए बाइंडिंग नहीं है। क्लियर। सो विद दिस योर बोर्ड मीटिंग आर summary notes as well as our main notes both has been covered. Clear. So we are starting with general meeting now, and देखो first of all now general meeting में now when we use the term meeting, now meeting मतलब क्या है कि जहाँ पे certain number of persons are gathering together for doing a lawful business, that is nothing but the meeting. अब यहाँ पे अगर मेरे को मीटिंग करना है तो एटलीस्ट 2 पर्सन तो होने चाहिए, because one person cannot have a meeting with himself, लेकिन in exceptional cases even one person will be counted as a quorum for the meeting. and ये कब होता है, जब अगर NCLT अगर आपको मीटिंग के लिए इंस्ट्रक्शन देता है, and if NCLT want the meeting to be conducted so they will give you all the direction कि मीटिंग कैसे करना है, कब करना है, and वहाँ पे even one person can be considered to be the quorum. अब यहाँ पे सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 2 नाउ विच इज़ नथिंग बट द सेक्रेटरी स्टैंडर्ड फॉर जनरल मीटिंग। नाउ ये हर एक कंपनी को कंप्लाई करना है एक्सेप्ट ओपीसी। अच्छा, ओपीसी को कंप्लाई क्यों नहीं करना है, क्योंकि ओपीसी में कितने मेंबर हैं, एक ही है, तो वहाँ पे उनको जनरल मीटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग जब बोलते हैं कि एक वैलिड मीटिंग के लिए देखो 3 वर्ड यूज़ होते हैं, प्रॉपरली कन्वेड, प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड एंड प्रॉपरली कंडक्टेड। तो हम लोग जब प्रॉपरली कन्वेट की बात करते हैं तो आपका जब भी आप मीटिंग करोगे तो उस मीटिंग के लिए आपको नोटिस भेजना पड़ेगा, तो नोटिस कौन भेजेगा, सो नोटिस नीड टू बी सेंड बाय पर्सन हैविंग प्रॉपर अथॉरिटी, एंड what is required that and the notice have to be given to all the persons. If we talk about board meeting then notice need to be given to all the director. If we talk about general meeting notice need to be given to all the members. Then उसके बाद मीटिंग आपको प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूट करना है, मतलब प्रॉपर कोरम होना चाहिए, एंड मीटिंग में चेयरपर्सन होना चाहिए। विदाउट चेयरपर्सन अ मीटिंग कैन नॉट बी कंडक्टेड। फर्दर क्या दिया है दैट यहाँ पे ना कौन कौन से बिजनेस मैटर हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, that is also very important. And if you remember and what we are going to discuss in this revision also, that जनरल मीटिंग में जो बिजनेस ट्रांसैक्ट होते हैं वो बेसिकली 2 तरीके के होते हैं, there is something called ordinary business and there is something called special business. Clear? एंड जो भी बिजनेस ट्रांसैक्ट होगा, जो भी रिजोल्यूशन पास होगा उसका प्रॉपर मिनट्स रिकॉर्ड किया जाएगा। ना ये 3 टर्म जो है ना दैट इज प्रॉपरली कन्वेड, कॉन्स्टिट्यूटेड एंड कंडक्टेड।
क्लियर? अब देखो, सो व्हाट वी आर स्टार्टिंग नाउ इज टू बी कॉल्ड एज एनुअल जनरल मीटिंग। कौन सा सेक्शन है एजीएम का? सेक्शन 96। अब 96 क्या बोलता है? दैट एवरी कंपनी, हर एक कंपनी को एजीएम करना है एक्सेप्ट 1% कंपनी। तो ओपीसी को एजीएम करने की जरूरत नहीं है। अब एजीएम का बेसिक प्रोविजन क्या बोलता है? दैट एजीएम कितनी बार करना पड़ेगा साल में? वंस इन अ ईयर। अच्छा, फर्स्ट एजीएम कितने दिन के अंदर होना चाहिए? 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। एंड अच्छा, अगर आपने 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर अगर आपने एजीएम कर लिया है, तो जिस ईयर में आप इनकॉर्पोरेट हुए हो, अगर आपने उसमें एजीएम नहीं भी किया तो भी चलेगा। सब्सिक्वेंट एजीएम कब होगा? 6 months फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। एंड दो एजीएम के बीच का मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है? 15 months। यहाँ पे 1% कंपनी को एजीएम कंडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे ना एलओडीआर में रिक्वायरमेंट क्या बोलता है कि जो टॉप 100 लिस्टेड कंपनी है एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिनका 31 मार्च के हिसाब से मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाला जाएगा, उनको एजीएम कब तक होल्ड करना है? 5 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कंपनी लाइक रिलायंस, कंपनी लाइक ओएनजीसी, इन सब की एजीएम कितने दिन में हो जानी चाहिए? 5 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। देयर फाइनेंशियल इज गेटिंग एंड ऑन मार्च, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, उनको एजीएम करना पड़ेगा अगस्त तक, न कि सितंबर तक। क्लियर? अब यहाँ पे व्हाट इज बीइंग सेड दैट टॉप 100 लिस्टेड कंपनी को क्या करना पड़ेगा? 1 वे लाइव वेबकास्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। ना व्हाट इज 1 वे लाइव वेबकास्ट? कि जो भी प्रोसीडिंग होगा उसमें जो भी चेयरपर्सन बोलेगा वो सब कुछ वो लोग सुन सकते हैं, लेकिन दे कैन नॉट कम्युनिकेट एनीथिंग। क्लियर? तो 1 वे लाइव वेबकास्ट देना पड़ेगा ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। और हम लोग जब यहाँ पे टॉप 100 कंपनीज की बात कर रहे हैं तो ये कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा? एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन एट द एंड ऑफ इमीडिएट प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। अब यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर किसको बोलते हैं ना? ये एक पीरियड है जो कि एंड कब हो रहा है? 31 मार्च ऑफ एवरी ईयर। और अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट होता है 1 जनवरी और आफ्टरवर्ड, तो अब पहला फाइनेंशियल कब होगा? 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। अगर मान लो कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट की होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी अगर इंडिया के बाहर है एंड they need to follow a different financial year, then for the purpose of consolidation of account, मतलब अगर मेरे को अकाउंट के कंसोलिडेशन के लिए इंडियन कंपनी भी डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर कर सकता है, उसके लिए तो क्या करना पड़ेगा? उसको सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ेगा। एंड एप्लीकेशन हैव टू बी गिवन टू रीजनल डायरेक्टर बाय फाइलिंग फॉर्म RD1। अब सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी एप्लीकेशन को कंसीडर करेगा एंड इफ दे फाइंड एवरीथिंग इन ऑर्डर देन दे कैन अलाउ द कंपनी टू हैव अ डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर इवन इफ दैट इज नॉट अ पीरियड इन इंडिया। तो यहाँ पे क्या लिखा है? वेदर और नॉट दैट पीरियड इज अ ईयर। तो अगर वो पीरियड इंडिया में अगर ईयर नहीं भी है तो भी चलेगा। मतलब अगर वो आपको फॉर द पर्पज ऑफ कंसोलिडेशन कंपनी कैन हैव अ डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर। अब एक चीज याद रखना, यहाँ पे ये जो पार है, ये पार आज की तारीख में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था, बट पहले बिफोर कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 ये पार किसके पास था? एनसीएलटी के पास। तो रूल क्या बोला गया कि एनसीएलटी के पास अगर कोई पहले एप्लीकेशन पेंडिंग है देन वो एप्लीकेशन कौन डिस्पोज ऑफ करेगा? एनसीएलटी ओनली। एंड लास्ट क्या लिखा है कि हर एक कंपनी को दोज वर इन एग्जिस्टेंस एज ऑन 1 अप्रैल 14। ये सेक्शन कब आया था? 1 अप्रैल 14 को। तो 1 अप्रैल 14 को जो भी कंपनी है नाउ एंड अगर उनका डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर था तो उनको अपने फाइनेंशियल को अलाइन करना पड़ेगा एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेक्शन। कितने दिन के अंदर? विद इन 2 years फ्रॉम 1 अप्रैल 14। मतलब उनको 2 years के अंदर, 1 अप्रैल 14 के 2 years के अंदर उनको अपने फाइनेंशियल को अलाइन करना पड़ेगा। अच्छा, हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं कि नेशनल हॉलीडे, याद रखना जनरल मीटिंग एजीएम जो आप नेशनल हॉलीडे पे नहीं कर सकते, तो नेशनल हॉलीडे होता क्या है? तो नेशनल हॉलीडे सेक्रेटरी स्टैंड 2 के हिसाब से नेशनल हॉलीडे कौन कौन सा है? रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती। इसके अलावा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी और डे को भी अगर नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर करना चाहे तो कर सकता है। अब यहाँ पे व्हाट इज रिक्वायर्ड कि अगर मान लो कंपनी ने एजीएम जो टाइम पीरियड है उसमें नहीं किया तो क्या यहाँ पे आपको एक्सटेंशन ऑफ टाइम मिल सकता है? आंसर इज यस। तो आरओसी आपको एक्सटेंशन ऑफ टाइम दे सकता है, आरओसी में प्रोवाइड। अच्छा, कितने दिन का एक्सटेंशन मिल सकता है?
मैक्सिमम 3 मंथ्स का। लेकिन ये जो एक्सटेंशन है ये फर्स्ट एजीएम के लिए अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पे अपने को किस प्लेस पे किस टाइम पे एजीएम करना है, तो एजीएम जो है ना इसको कब कंडक्ट किया जाएगा, ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स होना चाहिए 9 AM to 6 PM एंड नॉट ऑन नेशनल हॉलीडे। नेशनल हॉलीडे समझा, 3 दिन, दे हैज टू बी कॉल्ड एज इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती। तो अब इन 3 दिन मतलब मैं क्या एजीएम संडे को कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, बिकॉज दैट इज नॉट अ नेशनल हॉलीडे। फर्दर क्या लिखा है, एंड ये कहाँ किया जाएगा, या तो कंपनी के रजिस्टर ऑफिस में करेंगे और सच अदर प्लेस इन द सेम सिटी टाउन और विलेज जहाँ पे कंपनी का रजिस्टर ऑफिस सिचुएटेड है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी है तो उसका एजीएम इंडिया में कहीं भी हो सकता है, प्रोवाइडेड उन्होंने रिटन कंसेंट ले लिया है फ्रॉम ऑल द मेंबर्स इन एडवांस। मतलब उन्होंने रिटन कंसेंट अपने सारे मेंबर से ले लिया है एट एनी प्लेस इन इंडिया इफ रिटन कंसेंट इज ऑब्टेन। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो किसी क्लास ऑफ कंपनी को इन कंडीशन से एग्जाम्पशन दे सकता है, विच मीन्स दैट इफ यू सी द पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन आया था कि मान लो एक कंपनी के सारे शेयर होल्डर इंडिया के बाहर के हैं, दे वांट टू कंडक्ट द एजीएम इन पेरिस, तो क्या वो एजीएम कर सकते हैं? आप एजीएम प्राइमा फेसी इंडिया में ही करना पड़ेगा, बट अगर आप इंडिया के बाहर करना चाहते हो तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी के लिए क्या बोला है कि गवर्नमेंट कंपनी में एजीएम आप कहाँ पे कर सकते हो, रजिस्टर ऑफिस में कर सकते हैं, या तो विद इन द सेम सिटी टाउन और विलेज जहाँ पे कंपनी का रजिस्टर ऑफिस सिचुएटेड है, और सच अदर प्लेस जो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको अप्रूव करता है। फर्दर सेक्शन 8 कंपनी में जो डेट टाइम एंड प्लेस ऑफ एजीएम है वो कौन डिसाइड करेगा? बोर्ड डिसाइड करेगा बिफोर एंड एज पर द डायरेक्शन गिवन बाय द मेंबर्स इन जनरल मीटिंग। तो जो मेंबर्स ने डायरेक्शन दिया है उसके हिसाब से बोर्ड डिसाइड करेगा कि एजीएम कहाँ पे कंडक्ट करना है। वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कंपनी ने एजीएम कंडक्ट नहीं किया तो 2 सेक्शन अट्रैक्ट होते हैं। एक तो सेक्शन 99 जिसमें अगर एजीएम टाइम पे कंडक्ट नहीं हुआ तो कंपनी एंड एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट उनके ऊपर पेनल्टी आ जाएगी। कितनी पेनल्टी आएगी? 1 लाख रुपी प्लस 5000 रुपीज़ फॉर ईच डे ऑफ डिफॉल्ट। इसके अलावा अच्छा यहाँ पे सेक्शन 99 में क्या बोला है कि आपके ऊपर पेनल्टी आ जाएगा। अच्छा, पेनल्टी अगर आ गया तो अगर मान लो एजीएम आपने ड्यू डेट पे नहीं किया, ड्यू डेट के बाद किया, तो क्या जो भी डिसीजन लिया गया वो वॉइड हो जाएगा? नहीं, डिसीजन वैलिड रहेगा, सिर्फ कंपनी एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर पेनल्टी आएगा। फर्दर क्या लिखा है, सेक्शन 97 क्या बोलता है कि अगर कंपनी ने एजीएम होल्ड करने में डिफॉल्ट किया तो ट्रिब्यूनल में, मतलब यहाँ पे एनसीएलटी में कम इनटू पिक्चर, तो ट्रिब्यूनल में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द मेंबर ना, यहाँ पे तो अब किसी मेंबर के एप्लीकेशन पे ट्रिब्यूनल भी कंपनी को एजीएम करने के लिए बोल सकता है एंड वहाँ पे दे कैन गिव यू ऑल द नेसेसरी डायरेक्शन। अब ये जो है यहाँ पे अगर ट्रिब्यूनल आपको डायरेक्शन देगा सो वहाँ पे अगर एक मेंबर भी प्रेजेंट है उसको भी ट्रिब्यूनल एक वैलिड कोरम कंसिडर कर सकता है। क्लियर? अब देखो, सो दिस आर द प्रोविजन ऑफ एजीएम। नाउ द नेक्स्ट इज सेक्शन 100 दैट इज ईजीएम। अब ईजीएम क्या है कि अगर जनरल मीटिंग 2 एजीएम के बीच में होती है दैट इज टू बी कॉल्ड एज ईजीएम, एंड जो भी बिजनेस हम लोग ईजीएम में ट्रांसलेट करते हैं दैट इज टू बी कॉल्ड एज स्पेशल बिजनेस। एंड हु कैन कॉल ईजीएम? वेरी इंपॉर्टेंट है कि इन ईजीएम या तो बोर्ड बुला सकता है, मान लो कोई पर्टिकुलर मैटर है जिसमें आपको मेंबर्स का कंसेंट चाहिए, जिसके लिए आप नेक्स्ट ईयर तक या नेक्स्ट एजीएम तक वेट नहीं कर सकते, देन बोर्ड में कॉल द ईजीएम। इसके अलावा नाउ बाय द बोर्ड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ रिक्विजिनिस्ट, मतलब अगर मेंबर रिक्वेस्ट करते हैं एंड रिक्विजिनिस्ट के रिक्वेस्ट पे बोर्ड ईजीएम बुला सकता है, या तो ईजीएम रिक्विजिनिस्ट खुद ही कर लेगा जिसने रिक्वेस्ट किया। अच्छा, रिक्विजिनिस्ट कब ईजीएम खुद करेगा? जब कंपनी ने ईजीएम नहीं किया, देन रिक्विजिनिस्ट कैन होल्ड द ईजीएम बाय देमसेल्फ। इसके अलावा बाय ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी। अब देखो, तो यहाँ पे सो एज वी हैव डिस्कस दैट जनरल मीटिंग अदर देन एजीएम इज टू बी कॉल्ड एज ईजीएम। बोर्ड बुलाएगा ऑन देयर ओन। कब बुलाएगा? जब मैटर अर्जेंट है, जिसके लिए मेंबर्स का कंसेंट चाहिए एंड वी कैन नॉट वेट टिल नेक्स्ट एजीएम। सेकेंड, बोर्ड ऑन रिक्विजिशन। अच्छा, यहाँ पे अगर बोर्ड ऑन रिक्विजिशन है तो रिक्विजिशन कौन करेगा? अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है तो वो मेंबर जिसके पास 10% ऑफ शेयर कैपिटल विद वोटिंग राइट, और अगर कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है देन द रिक्विजिशन नीड टू बी मेड बाय सच मेंबर जिसके पास 10% वोटिंग राइट है। और ऐसे मेंबर कंपनी को रिक्वेस्ट करेंगे कि कंडक्ट द ईजीएम, और उनके रिक्वेस्ट पे बोर्ड में टेक द एक्शन। कितने दिन के अंदर? 21 डेज के अंदर।
एंड मीटिंग को बुलाएगा एंड ये मीटिंग कितने दिन के अंदर हो जानी चाहिए? 45 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ वैलिड रिक्विजिशन। अब यहाँ पे अगर मेंबर कंपनी ने ईजीएम कंडक्ट नहीं किया तो जो रिक्विजनिस्ट है जिन्होंने मीटिंग जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था वो लोग खुद मीटिंग होल्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पे तो इफ मीटिंग इज नॉट हेल्ड विद इन 45 डेज तो रिक्विजनिस्ट मे कंडक्ट जनरल मीटिंग कितने दिन के अंदर? विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ लॉजमेंट ऑफ वैलिड रिक्वेस्ट। और यहाँ पे इस मीटिंग को होल्ड करने में जो भी एक्सपेंसेस इनकर होगा वो कंपनी रिम्बर्स करेगा। फर्दर क्या लिखा है कि अगर इस मीटिंग में कोरम प्रेजेंट नहीं है, सी अगर मान लो रिक्विजनिस्ट ने मीटिंग बुलाई और कोरम प्रेजेंट नहीं है तो ये क्या दिखाता है कि मेंबर्स मीटिंग में आने चाहते हैं कि नहीं आना चाहते हैं? नहीं आना चाहते हैं। तो अगर मेंबर मीटिंग में आना ही नहीं चाहते हैं तो वहाँ पे मीटिंग स्टैंड्स टू बी कैंसिल। याद रखना मीटिंग एडजर्न नहीं होगा। अगर रिक्विजनिस्ट ने मीटिंग बुलाया है और कोरम प्रेजेंट नहीं है तो मीटिंग एडजर्न नहीं होगा, मीटिंग क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। अब अगर ईजीएम जो है इफ इट इज बीइंग कंडक्टेड बाय NCLT तो ये कब NCLT पिक्चर में आएगा कि अगर कंपनी ने ईजीएम कंडक्ट नहीं किया देन NCLT में इंटरवेन। अब ये NCLT सुयो मोटो खुद भी कर सकता है या तो डायरेक्टर और मेंबर के रिक्वेस्ट पे भी ईजीएम बुला सकता है एंड इसमें इवन वन मेंबर शैल बी कंसिडर्ड टू बी अ वैलिड कोरम। फर्दर क्या लिखा है? अगर रिक्विजनिस्ट मीटिंग बुला रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर रिक्विजनिस्ट मीटिंग बुला रहा है तो वो मीटिंग उसी तरीके से बुलाएगा जिस तरीके से कंपनी मीटिंग कंडक्ट करता। तो सारे मेंबर्स को नोटिस दिया जाएगा। अच्छा मीटिंग कहाँ पे किया जाएगा? रजिस्टर ऑफिस में या तो विद इन द सेम सिटी टाउन और विलेज जहाँ पे कंपनी का रजिस्टर ऑफिस सिचुएटेड है। किस टाइम पे मीटिंग होगा? याद रखना अगर रिक्विजनिस्ट मीटिंग बुलाएगा तो 9 AM to 6 PM रिक्विजनिस्ट बुला रहा है, ठीक है। कौन से दिन पे होगा? ऑन एनी डे एक्सेप्ट नेशनल हॉलीडे। इसके अलावा अगर कंपनी ईजीएम बुला रहा है तो कभी भी कर सकता है, किसी भी टाइम पे कर सकता है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या लिखा है? ईजीएम ऑफ कंपनी ऑफ विच इज होली ऑन सब्सिडरी। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लो होली ऑन सब्सिडरी कंपनी है, एक फॉरेन कंपनी है जिसकी होली ऑन सब्सिडरी कंपनी इंडिया में है, तो वो जो होली ऑन सब्सिडरी कंपनी है उसके सारे शेयर होल्डर्स कहाँ पे हैं? इंडिया के बाहर। सी इट्स अ होली ऑन सब्सिडरी कंपनी ऑफ अ फॉरेन कंपनी ना। तो इफ द इंडियन कंपनी इज अ होली ऑन सब्सिडरी कंपनी ऑफ अ फॉरेन कंपनी तो उस इंडियन कंपनी जिसके सारे शेयर होल्डर इंडिया के बाहर हैं उसका ईजीएम आप इंडिया के बाहर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सारे शेयर होल्डर कहाँ पे हैं? इंडिया के बाहर। तो यू कैन कंडक्ट द ईजीएम आउटसाइड इंडिया। अब यहाँ पे रिक्विजनिस्ट जब मीटिंग बुलाएगा तो सारे शेयर होल्डर को नोटिस देगा, वहाँ पे एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है। फर्दर क्या लिखा है? अब सो दिस इज योर पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द AGM and EGM, and now we are moving towards section 101 onwards, which talks about the provision pertaining applicable on both AGM as well as EGM. So what is so I believe AGM EGM part is absolutely clear. Now section 101. Now 101 basically क्या बात कर रहा है? That is it talks about notice of the meeting. अच्छा यहाँ पे अपने को नोटिस कितने दिन का देना है? 21. सो नोटिस कितने दिन का देना है? 21 क्लियर डेज का नोटिस होना चाहिए। अच्छा हम लोग जब क्लियर डेज की बात करते हैं तो जिस दिन आपने नोटिस भेजा है और जिस दिन मीटिंग है उन दोनों को कंसिडर नहीं करते। लेकिन अगर ये सेक्शन 8 कंपनी होगा तो नोटिस कितने दिन का देना है? 14 क्लियर डेज का। एंड अगर आपने नोटिस पोस्ट से भेजा है तो इस 21 डेज में 2 डेज और ऐड कर देने का। क्लियर? अब तो यहाँ पे क्या लिखा है? सो नोटिस कैन बी सेंड इन फिजिकल मैनर और इन इलेक्ट्रॉनिक मैनर। अच्छा हम लोग फिजिकल मैनर से भेजते तो हम लोग स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से नोटिस भेज सकते हैं। अब अगर हम लोग नोटिस अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मोड से दे रहे हैं तो देखो इलेक्ट्रॉनिक मोड से नोटिस देने का मतलब क्या हुआ कि आप ईमेल के थ्रू नोटिस दे रहे हो तो यहाँ पे कम्युनिकेशन जो है वो एक सिक्योर्ड कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू होना चाहिए। नाउ ये नोटिस किसको दिया जाएगा? सो नोटिस नीड टू बी गिवन टू दोज पर्सन हु आर एंटाइटल्ड टू रिसीव द नोटिस। फर्दर क्या दिया है कि नोटिस में आपको ना ईमेल पे लिखना पड़ेगा, कंपनी का नाम लिखना पड़ेगा, नेचर ऑफ टाइप ऑफ मीटिंग बताना पड़ेगा कि AGM है EGM है, किस प्लेस पे है, कौन से डेट पे, ये सब कुछ आपको मेंशन करना पड़ेगा ईमेल के। नाउ आपको ईमेल के सब्जेक्ट लाइन में लिखना पड़ेगा। फर्दर क्या लिखा है कि अगर नोटिस में अगर नोटिस आपको अटैचमेंट के थ्रू भेजा गया है तो वो PDF फॉर्मेट में होना चाहिए।
इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चाहिए, मतलब जो कि नॉन एडिटेबल इन नेचर है। एंड नोटिस में ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो फिजिकल नोटिस है और जो इलेक्ट्रॉनिक मोड से आपने नोटिस भेजा है दोनों नोटिस सेम होना चाहिए। एंड यहाँ पे नाउ व्हाट इज रिक्वायर्ड दैट अगर मान लो आप एज अ कंपनी विल सेंड नोटिस टू ऑल द मेंबर्स ऑन द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, तो अगर कंपनी में डायरेक्ट कंपनी में मेंबर्स हैं तो उनको अपना ईयरली बेसिस पर अपना ईमेल आईडी अपडेट करने की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। एंड जो भी ईमेल आईडी वो लोग अपडेट करेंगे उस पर नोटिस दिया जाएगा। अच्छा, अगर मान लो अगर किसी ने ईमेल आईडी अपडेट नहीं किया तो जो कंपनी के पास ईमेल आईडी उस पर भेजा जाएगा, और अगर नहीं है, ईमेल ही नहीं है, तो फिर फिजिकल नोटिस दिया जाएगा। फर्दर क्या लिखा है ना यहाँ पे, सो कंपनी को ये रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा कि कितने को ईमेल भेजा गया है। नाउ इसके अलावा नोटिस को कंपनी के वेबसाइट पे प्लेस किया जाएगा। एंड डेट ऑफ डिस्पैच जो है व्हेन द नोटिस इज सेंड एंड नोटिफिकेशन इज रिसीव्ड, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका नोटिस हम लोग जब भेजेंगे, देखो 21 क्लियर डेज में जब आपने नोटिस भेजा और जब मीटिंग है उन दोनों डेज को कंसिडर नहीं करते। अब अगर मैं नोटिस ईमेल के थ्रू भेज रहा हूँ या नोटिस में हैंड डिलीवरी दे रहा हूँ तो जिस दिन मैंने आपको नोटिस दिया उस दिन आपको मिल जाएगा। अब तो यहाँ पे दैट इज, लेकिन अगर हमने नोटिस पोस्ट से भेजा है तो 48 आवर्स इसमें ऐड करना पड़ेगा। अब देखो, अब अगर मान लो मेरे को जनरल मीटिंग करना हो, मेरे पास 21 क्लियर डेज नहीं है नोटिस देने का, तो कंपनी कैन ऑलवेज कंडक्ट अ जनरल मीटिंग बाय शॉर्टर नोटिस ऑल्सो। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट शॉर्टर नोटिस, इसका मतलब अगर एजीएम है तो उसके लिए शॉर्टर नोटिस अगर जनरल मीटिंग करना है तो आपको कंसेंट लेना पड़ेगा। किसका कंसेंट लेना पड़ेगा? 95% ऑफ द मेंबर एंटाइटल टू वोट, उनका कंसेंट लेना पड़ेगा। और अगर ईजीएम है तो अगर ईजीएम है तो वहाँ पे आपने वो कंसेंट किसका लेना पड़ेगा? ना कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। तो अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है तो अपने को कंसेंट किसका लेना है? तो यहाँ पे अपने को रिटन कंसेंट लेना है। किसका रिटन कंसेंट लेना पड़ेगा अपने को? मेजॉरिटी इन नंबर हैविंग मिनिमम 95% ऑफ द पेड अप कैपिटल विद वोटिंग राइट। क्लियर? देखो इसमें दो रिक्वायरमेंट है। देखो मेजॉरिटी इन नंबर है तो जो मेंबर्स हैं अपने को उसका मेजॉरिटी इन नंबर का रिटर्न कंसेंट लेना पड़ेगा, जिसके पास कम से कम कितना वोटिंग राइट होना चाहिए? 95%। क्लियर? और अगर कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो अपने को रिटर्न कंसेंट किसका लेना पड़ेगा? उन मेंबर्स का जिनके पास मिनिमम 95% वोटिंग राइट है। याद रखना कि अगर किसी मेंबर is entitled to vote only on few resolution and not on all resolution, ऐसा कब होगा? मान लो आप एज अ मेंबर हो, ठीक है, कंपनी कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, तो जिसमें आप इंटरेस्टेड हो उसमें आप वोट नहीं कर सकते, जिसमें इंटरेस्टेड नहीं उसमें आप वोट कर सकते हैं। तो अगर इफ अ मेंबर ऑफ अ कंपनी इज एंटाइटल्ड टू वोट ओनली ऑन सम रेजोल्यूशन टू बी मूव एट द मीटिंग एंड नॉट ऑन अदर रेजोल्यूशन, तो उस मेंबर को हम लोग किस में कंसिडर करेंगे? व्हाई डू द कैलकुलेशन ओनली फॉर दोज मैटर जिसमें वो वोट कर सकता है, और जिसमें वो वोट नहीं कर सकता उसमें कंसिडर नहीं करेंगे। क्लियर? अब देखो, अब एक चीज़ याद रखना कि प्लेस ऑफ मीटिंग सेक्शन 96 में क्या बोला था कि नोटिस में क्लियरली लिखा होना चाहिए कि मीटिंग कब होगा, किस जगह पे होगा। एंड एजीएम हम लोग कहाँ कर सकते हैं? रजिस्टर ऑफिस में, या तो विद इन द सेम सिटी टाउन और विलेज जहाँ पे कंपनी का रजिस्टर ऑफिस सिचुएटेड है। अगर रिक्विजनिस मीटिंग बुला रहा है तो मीटिंग कहाँ पे किया जाएगा? रजिस्टर ऑफिस में, या तो विद इन द सेम सिटी टाउन और विलेज जहाँ पे कंपनी का रजिस्टर ऑफिस सिचुएटेड है। ऑन विच डे? ऑन एनी डे एक्सेप्ट नेशनल हॉलीडे। अब एजीएम अनलिस्टेड कंपनी का आप इंडिया में कहीं पे भी कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपको रिटन कंसेंट लेना पड़ेगा फ्रॉम ऑल द मेंबर्स इन एडवांस। एंड गवर्नमेंट कंपनी में हम लोग एजीएम कहाँ कर सकते हैं? रजिस्टर ऑफिस में, या तो विद इन द सेम सिटी टाउन और विलेज जहाँ पे कंपनी का रजिस्टर ऑफिस सिचुएटेड है, और सच प्लेस जो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है। अब देखो डे ऑफ मीटिंग में क्या लिखा है कि आपको डे एंड डेट ऑफ द मीटिंग नोटिस में क्लियरली बताना पड़ेगा। एजीएम में मीटिंग कौन से दिन पे नहीं कर सकते? नेशनल हॉलीडे पे। एंड ईजीएम में मीटिंग किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन अगर मीटिंग रिक्विजनिस ने बुलाया है तो आप उसको नेशनल हॉलीडे पे नहीं कर सकते। तो अगर रिक्विजनिस ने मीटिंग बुलाया मतलब हम लोग कौन सी मीटिंग की बात कर रहे हैं? ईजीएम की। अब यहाँ पे टाइम ऑफ मीटिंग में क्या बोला है कि आपको नोटिस में एग्जैक्ट टाइम बताना पड़ेगा कि मीटिंग किस टाइम पे होगा। अच्छा, एजीएम को करने का टाइम क्या है?
बिजनेस आवर्स है फ्रॉम 9 AM to 6 PM ऑन एनी डे दैट इज नॉट अ नेशनल हॉलीडे। अब सो विच मीन्स दैट AGM कभी कंडक्ट किया जाएगा 9 AM to 6 PM के बीच में, लेकिन ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शन EGM के कंटेक्स्ट में नहीं है। क्लियर? अब हम लोग नोटिस किसको देने वाले हैं? नाउ नोटिस नीड टू बी गिवन, जो कंपनी के जितने भी मेंबर्स हैं उनको नोटिस दिया जाएगा। फर्स्ट, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज मेंबर हैं उनको नोटिस दिया जाएगा। थर्ड, जो असाइनी है इंसॉल्वेंट मेंबर के उनको नोटिस दिया जाएगा। नाउ इसके अलावा कंपनी के ऑडिटर को नोटिस दिया जाएगा एंड सारे डायरेक्टर्स को नोटिस दिया जाएगा। अब अगर सो दिस 5 आर द पर्संस जिनको जनरल मीटिंग की नोटिस दिया जाता है। नाउ ये समझा? अब यहाँ पे अगर किसी मेंबर को नोटिस देना रह गया, एक्सीडेंटल ओमिशन हो जाता है, किसी मेंबर को नोटिस नहीं दिया गया, तो उसकी वजह से मीटिंग इनवैलिडेट नहीं हो जाएगा। लेकिन याद रखना ये एक्सीडेंटल ओमिशन होना चाहिए। अगर पर्पसफुल ओमिशन है तो मीटिंग विल बी इनवैलिड। डन? अब देखो अब सेक्शन 102 क्या बोलता है। ना सेक्शन 102 में सबसे पहले तो ये आता है कि कौन कौन से बिजनेस मैटर जनरल मीटिंग में ट्रांजैक्ट होते हैं। तो जनरल मीटिंग में 2 तरह के बिजनेस मैटर ट्रांजैक्ट होते हैं, एक ऑर्डिनरी बिजनेस, दूसरा स्पेशल बिजनेस। अब ऑर्डिनरी बिजनेस क्या है? तो ये वो बिजनेस है जो सिर्फ AGM में कंडक्ट किया जाएगा। कौन कौन से बिजनेस को इसमें इंक्लूड किया गया है? पहला, एडॉप्शन ऑफ अकाउंट। सेकेंड, डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड। थर्ड, अपॉइंटमेंट डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर। एंड फोर्थ, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। ये 4 बिजनेस को क्या बोला जाता है? ऑर्डिनरी बिजनेस। इन 4 बिजनेस के अलावा जितने भी बिजनेस होते हैं दे ऑल आर टू बी कॉल्ड एज स्पेशल बिजनेस। अच्छा, ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए कंपनी को कोई भी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नहीं देना है। एंड ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए कंपनी को कौन सा रिजोल्यूशन पास करना है? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। अब व्हाट इज फर्दर बीइंग सेड दैट ऑर्डिनरी बिजनेस को छोड़ के जो भी बिजनेस होता है दे ऑल आर टू बी कॉल्ड एज स्पेशल बिजनेस। मतलब जो भी बिजनेस है ऑर्डिनरी के अलावा, ऑर्डिनरी बिजनेस कौन कौन से हैं? एडॉप्शन ऑफ अकाउंट, डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड, अपॉइंटमेंट डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, दे आर टू बी कॉल्ड एज ऑर्डिनरी बिजनेस। इसके अलावा जो भी बिजनेस होगा वो क्या माना जाएगा? स्पेशल बिजनेस। अब अगर स्पेशल बिजनेस है तो स्पेशल बिजनेस आप AGM और EGM दोनों जगह कर सकते हो। फर्दर क्या दिया है कि स्पेशल बिजनेस के लिए कंपनी को एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। एंड इसके लिए स्पेशल बिजनेस के लिए कंपनी को ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन भी पास करना पड़ सकता है, स्पेशल भी, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। तो अगर मान लो कंपनी MD अपॉइंट करना चाहता है, कंपनी बायबैक करना चाहता है, कंपनी बोरोइंग करना चाहता है, कंपनी मॉर्गेज करना चाहता है, प्रॉपर्टी को अंडरटेकिंग डिस्पोज ऑफ करना चाहता है, कंपनी कुछ भी करना चाहता है, ये सब क्या माना जाएगा? स्पेशल बिजनेस। एंड इफ इट इज स्पेशल बिजनेस तो वहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा? अपने को एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ेगा। तो क्या लिखा है? तो यहाँ पे क्या लिखा है कि फॉर एवरी स्पेशल बिजनेस कंपनी नीड टू प्रोवाइड एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। अच्छा, ये एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट वो हर एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो मेंबर के लिए जानना जरूरी है फॉर टेकिंग इन्फॉर्म डिसीजन। अच्छा, ये एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट ये भी बताना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर मैटर में क्या किसी डायरेक्टर, मैनेजर, KMP या उनके रिलेटिव का कोई इंटरेस्ट है क्या। अब सो एज ही सेड दैट एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट शैल कंटेन ऑल सच इन्फॉर्मेशन जो मेंबर के लिए जानना जरूरी है फॉर द पर्पज ऑफ टेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन। फर्दर क्या लिखा है कि अगर कोई स्पेशल बिजनेस कंपनी जनरल मीटिंग में कर रहा है जिसमें कंपनी के प्रमोटर, डायरेक्टर, KMP जो हैं, नाउ इफ़ दे हैव टू डिस्क्लोज देयर शेयर होल्डिंग इंटरेस्ट, नाउ यहाँ पे शेयर होल्डिंग इंटरेस्ट जो है वो 2% से कम नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब अगर शेयर होल्डिंग इंटरेस्ट 2% से कम है तो डिस्क्लोजर देने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको इंटरेस्ट कब माना जाएगा? when it will be considered that you have an interest in that particular matter, when you have a shareholding. So if company A is entering into contract with company B and you are a director in company A, you are a KMP in company A, and if you have shareholding in company B, कितनी shareholding है? 2% और मोर है, तो फिर आपको अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा। फर्दर क्या लिखा है कि अगर कोई स्पेशल बिजनेस है
जिसमें किसी डॉक्यूमेंट का रेफरेंस दिया गया है, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि अगर मेंबर्स उस डॉक्यूमेंट का इंस्पेक्शन करना चाहते हैं तो कब इंस्पेक्शन कर सकते हैं, और अगर नॉन डिस्क्लोजर की वजह से या इनसफिशिएंट डिस्क्लोजर की वजह से कंपनी के डायरेक्टर, ऑफिसर, मैनेजर, केएमपी ने कोई अनड्यू बेनिफिट कमाया है तो उस पर्सन को क्या करना पड़ेगा, कंपनी को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा टू द एक्सटेंट ऑफ लॉस सफर्ड बाय द कंपनी और प्रॉफिट मेड बाय सच पर्सन। और अगर आपने सेशन का नॉन कंप्लायंस किया तो इसको डिफॉल्ट माना जाएगा एंड कंपनी के डायरेक्टर, मैनेजर, केएमपी के ऊपर पेनल्टी आएगी। कितनी पेनल्टी आएगी, 50,000 और 5 टाइम्स ऑफ जो बेनिफिट अक्रू हुआ है विच एवर इज हायर। क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, very important section. So I believe this much part is clear. अब देखो, अब यहाँ पे quorum for जनरल मीटिंग क्या होता है। सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ quorum। तो quorum का मतलब क्या होता है कि हम लोग जब when you talk about the quorum, इसका मतलब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू कंडक्ट द मीटिंग। अच्छा, यहाँ पे हम लोग जब quorum की बात करते हैं तो उसमें पर्सनली प्रेजेंट वर्ड आता है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सनली प्रेजेंट, मतलब अगर आप कोई प्रॉक्सी अगर अटेंड कर रहे हैं आपके बिहाफ पे या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मीटिंग अटेंड कर रहे हो तो उसको कोरम में कंसिडर नहीं करते। तो क्या कोरम है, तो अगर पब्लिक कंपनी है जिसमें 1000 से कम मेंबर हैं तो यहाँ पे आपका कोरम कितना होगा, 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। अगर 1000 से 5000 मेंबर हैं तो 15 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट, और अगर 5000 मेंबर से ज़्यादा हैं तो 30 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। नाउ दिस इज अ कोरम फॉर जनरल मीटिंग। और अगर प्राइवेट कंपनी है तो 2 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। नाउ दिस इज द कोरम। अच्छा, यहाँ पे अगर एओए में अगर कंपनी चाहे तो एओए में हायर कोरम प्रिस्क्राइब कर सकता है। अब अगर मान लो कंपनी में जो मेंबर है अगर वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नर ऑफ स्टेट है या कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, देन दे कैन ऑलवेज ऑथराइज अ पर्सन एज अ रिप्रेजेंटेटिव, और वो रिप्रेजेंटेटिव कोरम में कंसिडर किया जाएगा, उसको प्रॉक्सी कंसिडर नहीं करते। तो क्या लिखा है, तो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बॉडी कॉर्पोरेट प्रेसिडेंट गवर्नर डीम टू द मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। नाउ यहाँ पे एक पर्सन जो है वो मल्टीपल बॉडी कॉर्पोरेट को रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन अगर आपको कोरम चाहिए तो कम से कम 2 पर्सन इन 2 इंडिविजुअल मीटिंग में होने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मान लो मेरी कंपनी में, एग्जाम्पल समझो, मान लो मेरी कंपनी में 800 मेंबर हैं, ठीक है। तो अगर 800 मेंबर हैं तो कोरम कितना होना चाहिए, 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। अच्छा, उन 800 मेंबर में से मान लो 50 मेंबर बॉडी कॉर्पोरेट हैं, उन 50 ने मेरे को ऑथराइज कर दिया, तो आई एम रिप्रेजेंटिंग ऑल 50। तो जब मैं मीटिंग में पहुंचूंगा तो मैं एक नहीं हूँ, मैं 50 हूँ। लेकिन अगर मीटिंग में सिर्फ अकेले मैं हूँ तो क्या मीटिंग हो जाएगा, नहीं, क्योंकि मीटिंग के लिए आपको 2 इंडिविजुअल चाहिए। क्लियर? अब यहाँ पे व्हाट इज फर्दर बीइंग सेड कि कोरम जो है इट शुड बी प्रेजेंट नॉट ओनली एट द स्टार्ट ऑफ द मीटिंग बट शुड बी प्रेजेंट थ्रू आउट द मीटिंग। अब अगर मान लो कोरम प्रेजेंट नहीं है, तो कोरम अगर प्रेजेंट नहीं है कितने टाइम में, 30 मिनट्स के अंदर कोरम प्रेजेंट नहीं है तो मीटिंग क्या हो जाएगा, एडजर्न हो जाएगा। अच्छा, अभी हम लोगों ने ईजीएम में क्या पढ़ा था कि अगर ईजीएम रिक्विजिनिस ने बुलाया है और कोरम प्रेजेंट नहीं है 30 मिनट्स में तो मीटिंग क्या हो जाएगा, कैंसिल। लेकिन अदर देन ईजीएम बाय रिक्विजिनिस अगर बाकी जगह जनरल मीटिंग में कोरम प्रेजेंट नहीं है 30 मिनट के अंदर तो मीटिंग स्टैंड टू बी एडजर्न सेम डे सेम प्लेस सेम टाइम नेक्स्ट वीक और सम अदर डे प्लेस एंड टाइम जो बोर्ड डिसाइड करेगा। अब यहाँ पे नाउ द टर्म पर्सनली प्रेजेंट क्या होता है, एज आई सेड कि अटेंडिंग मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या प्रॉक्सी, इसको कोरम में कंसिडर नहीं करते। नाउ यू में से कि सर फिर पैंडेमिक के टाइम पे क्या था, तो पैंडेमिक के टाइम पे टेम्परेरी अरेंजमेंट किया गया था जिसमें ये बोला गया था कि 31 मार्च 2022 तक जो भी जनरल मीटिंग होगी वो उसमें मेंबर्स इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे व्हाट इज बीइंग सेड कि जनरल मीटिंग कोरम क्या है, तो कोरम एज पर 103 और एओए विच एवर इज हायर। अब व्हाट इज रिक्वायर्ड दैट अगर मेंबर ऑफ द कंपनी कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नर ऑफ स्टेट है, बॉडी कॉर्पोरेट है, तो वो मेंबर रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकते हैं और इस रिप्रेजेंटेटिव को हम लोग प्रॉक्सी कंसिडर नहीं करेंगे। इसका मतलब इसको भी कोरम में कंसिडर किया जाएगा। अब अगर मान लो कोरम प्रेजेंट नहीं है तो चेयरमैन क्या करेगा, मीटिंग को एडजर्न कर देगा। नाउ
एंड उसके लिए मीटिंग को एडजर्न करने के लिए उसको जो मेंबर्स प्रेजेंट हैं उनका कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोरम प्रेजेंट है और कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी हो रहा है, मान लो बाहर वॉर लाइक सिचुएशन चालू हो गए हैं, राइट्स चालू हो गए हैं, कुछ नेचुरल कैलामिटी आ गया और चेयरमैन को मीटिंग एडजर्न करना है, सो व्हाट इज ही कैन डू दैट थिंग विद द कंसेंट ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट। अब जब एडजर्न मीटिंग होता है तो एडजर्न मीटिंग क्या फ्रेश मीटिंग है? नहीं। तो क्या मीटिंग में वापस सारे मैटर्स वापस ट्रांसलेट किए जाएंगे? नहीं। एडजर्न मीटिंग में सिर्फ वो मैटर लिए जाएंगे जो अनफिनिश्ड बिजनेस मैटर थे, कोई भी नया मैटर नहीं लिया जाएगा। फर्दर क्या लिखा है कि रिजोल्यूशन जब आप पास करोगे एडजर्न मीटिंग में तो उसका डेट ऑफ पासिंग रिजोल्यूशन कब का माना जाएगा? एडजर्न मीटिंग डेट का, एंड न कि ओरिजिनल मीटिंग डेट का। क्लियर? अब एडजर्न मीटिंग के लिए क्या बोला है कि अगर एडजर्न मीटिंग होता है या तो टाइम डेज प्लेस चेंज हो रहा है तो कंपनी को 3 दिन का नोटिस देना पड़ेगा मेंबर्स को, या तो इंडिविजुअल नोटिस दे सकते हैं या तो पब्लिश कर सकते हैं 1 इंग्लिश एंड 1 वर्नाक्युलर में, जहाँ पे कंपनी का रजिस्टर ऑफिस सिचुएटेड है। एंड अगर एडजर्न मीटिंग में हाफ एन आवर में कोरम प्रेजेंट नहीं हुआ तो जो भी मेंबर प्रेजेंट है उसको ही कोरम कंसिडर कर लेंगे। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड मीटिंग में हमने क्या पढ़ा था कि अगर एडजर्न मीटिंग में अगर कोरम प्रेजेंट नहीं है तो मीटिंग कैंसिल हो जाएगा। जनरल मीटिंग में वापस मीटिंग ना तो एडजर्न होगा ना कैंसिल होगा, जो भी मेंबर प्रेजेंट है उसको ही कोरम मान लिया जाएगा। क्लियर? अब चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, देखो चेयरमैन क्या है कि आर्टिकल्स में आर्टिकल में कंपनी में प्रोवाइड कि कौन चेयरमैन रहेगा, तो आर्टिकल में प्रोवाइड, अगर आर्टिकल में कुछ और नहीं लिखा है तो मेंबर जो हैं जो आए हैं वो अपने में से किसी पर्सन को चेयरमैन अपॉइंट कर देंगे। इसके अलावा जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरमैन है दैट पर्सन कैन बी द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। एंड इट इज़ ऑलवेज प्रैक्टिकली यही होता है रियल लाइफ में कि अगर रिलायंस या कोई भी बड़ी कंपनी देखोगे तो उसमें चेयरमैन ऑफ जनरल मीटिंग कौन होता है? द पर्सन हु इज द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड मीटिंग। तो चेयरमैन ऑफ द बोर्ड इज द चेयरमैन ऑफ जनरल मीटिंग। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर वहाँ पे चेयरमैन से क्वेश्चन पूछने आए हैं। अब अगर मान लो कोई शेयर होल्डर ही चेयरमैन बन जाता है तो उसको कहाँ कुछ पता है कंपनी के प्रोसीडिंग के बारे में। सो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल एंड प्रैक्टिकल होता है, यही होता है कि जो चेयरमैन ऑफ द बोर्ड होता है वही चेयरमैन ऑफ द जनरल मीटिंग भी बनता है। लेकिन अगर मान लो चेयरमैन मीटिंग में प्रेजेंट नहीं है, कितनी देर में? 15 मिनट्स में, जो भी टाइम फिक्स किया था मीटिंग का, या तो वो चेयरमैन बनने के लिए विलिंग नहीं है या तो कोई भी डायरेक्टर विलिंग नहीं है, कोई भी डायरेक्टर को डेजिग्नेट नहीं किया गया है। तो जो डायरेक्टर मीटिंग में प्रेजेंट है वो अपने में से किसी एक पर्सन को चेयरमैन बना देंगे। और अगर कोई भी डायरेक्टर प्रेजेंट नहीं है मीटिंग में 15 मिनट्स के अंदर, या कोई भी डायरेक्टर चेयरमैन बनने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो मेंबर अपने में से किसी एक मेंबर को चेयरमैन बना देंगे और उसके बाद ही प्रोसीडिंग कंटिन्यू होगा। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब जनरल मीटिंग की प्रोसीडिंग बिना चेयरमैन के कंडक्ट नहीं हो सकता। फर्दर क्या लिखा है? अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर मान लो किसी एक पर्टिकुलर मैटर के लिए पोल की डिमांड किया गया है, मान लो, एंड पोल की डिमांड किस लिए किया गया है? फॉर इलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन। तो इफ पोल इज डिमांडेड फॉर इलेक्शन ऑफ चेयरमैन, तो यहाँ पे जब तक पोल का रिजल्ट नहीं आएगा तो जो चेयरमैन शो ऑफ हैंड से है वो कंटिन्यू करेगा, और जब पोल का रिजल्ट आ जाएगा तो जो चेयरमैन पोल से अपॉइंट हुआ है वो रेस्ट ऑफ द मीटिंग में चेयरमैन रहेगा। फर्दर वेरी इंपॉर्टेंट कि पब्लिक कंपनी में चेयरमैन उन मैटर में जिसमें चेयरमैन इंटरेस्टेड है उसमें वो चेयरमैन का पोजीशन नहीं कंडक्ट करेगा। क्यों? सिंपल फंडा समझो, चेयरमैन के पास कास्टिंग वोट होता है। एंड व्हाट इज कास्टिंग वोट? कि अगर वोट इन फेवर और वोट इन अगेंस्ट एक हो गया तो चेयरमैन वोट इज द डिसाइडिंग वोट। अब अगर ऐसा होता है एंड चेयरमैन अगर खुद इंटरेस्टेड है तो डोंट यू थिंक कि वहाँ पे वो वोट ही नहीं कर पाएगा? तो अगर किसी पर्टिकुलर मैटर में चेयरमैन इंटरेस्टेड है तो वो उस मैटर के लिए चेयरमैन नहीं रहेगा, वो मीटिंग से चेयरमैन की पोजीशन से हट जाएगा, कोई और पर्सन चेयरमैन बनेगा, और जब वो मैटर पास हो जाएगा तो फिर वो वापस चेयर को रिज्यूम कर सकता है। तो क्या लिखा है? Now, in case of public company, the chairman shall not propose any resolution in which he is deemed to be concerned or interested, nor he shall conduct the proceeding of that item. Further, क्या लिखा है? If the chairman is interested in any item without prejudice to the voting right, he shall entrust the conduct of the proceeding in respect of such item to any disinterested director. तो किसी disinterested director को दे दिया जाएगा या तो किसी मेंबर को दे दिया जाएगा with the consent of members present, and यहाँ पे एंड ही विल रिज्यूम, वो कब रिज्यूम करेगा? जब वो आइटम ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्ट हो जाएगा।
नाउ व्हाट इज रिक्वायर्ड, नाउ पता क्या लिखा है कि अगर कोई भी डायरेक्टर मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते हैं या कोई भी डायरेक्टर मीटिंग अटेंड नहीं किया है तो चेयरमैन मेंबर्स को बताएगा कि ये डायरेक्टर मीटिंग अटेंड नहीं किया है एंड डायरेक्टर्स एंड कंपनी सेक्रेटरी विल बी सीटेड विद द चेयरमैन। अब चेयरमैन के फंक्शन क्या होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, कि चेयरमैन का फंक्शन है दैट वो ये डिक्लेयर करता है कि रिजोल्यूशन पास हुआ कि नहीं हुआ, दैट इज पॉइंट 1। सेकेंडली वो ये डिक्लेयर करता है कोरम प्रेजेंट है कि नहीं, वो मीटिंग को एडजर्न कर सकता है, वो ये डिक्लेयर करता है कि प्रॉक्सी जो है जो कंपनी को मिला है वो वैलिड है कि नहीं है। फर्दर वो रिजेक्ट या एक्सेप्ट करता है डिमांड ऑफ पोल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वो कास्टिंग वोट एक्सरसाइज कर सकता है। तो कास्टिंग वोट होता क्या है कि अगर वोट इन फेवर और वोट इन अगेंस्ट है तो जो डिसीजन है वो चेयरमैन के वोट से लिया जाएगा एंड दैट इज टू बी कॉल्ड एज कास्टिंग वोट। ऑलवेज रिमेंबर कि अगर कंपनी का चेयरमैन जो है वो कंपनी का मेंबर भी है, हो सकता है, तो एज अ मेंबर वो कब वोट करेगा, नॉट ड्यूरिंग द वोटिंग प्रोसेस गोइंग ऑन एंड नॉट आफ्टरवर्ड, मतलब जब वोटिंग प्रोसेस चल रहा होगा उसी समय वोट करेगा, उसके बाद वोट नहीं करेगा। एंड एज अ चेयरमैन वो कब वोट करेगा, जब वोटिंग कंप्लीट हो जाएगा एंड वोट इन फेवर इज इक्वल टू वोट इन अगेंस्ट होगा तो ही वो वोट करेगा एज चेयरपर्सन। क्लियर? इसमें ना 2 पॉइंट आपको रीड करने चाहिए, दिस पार्ट and this point. Read fast. So next very important section is to be called as proxy. आप देखो proxy में क्या बोला है ना, proxy में क्या बोला है कि मेंबर जो मीटिंग अटेंड कर सकते हैं एंड वोट कर सकते हैं जनरल मीटिंग में, वो अपने बिहाफ पे प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं फॉर अटेंडिंग द मीटिंग ऑन बिहाफ ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ। अब ये जो रिक्वायरमेंट ऑफ प्रॉक्सी है ये कौन सी कंपनी पे एप्लीकेबल होता है, तो कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। नाउ अब यहाँ पे सो कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, या तो अगर एओए बोलता है दैट नाउ एओए प्रोवाइड दैट मेंबर कैन अपॉइंट प्रॉक्सी देन दे कैन अपॉइंट प्रॉक्सी। अब यहाँ पे अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, देखो कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, now that is where the proxy requirement will be there, or now AOA provide for voting by proxy, then company can provide proxy authorized member that they can appoint proxy। इसका मतलब अगर AOA में कुछ नहीं बोला है एंड कंपनी इज नॉट हैविंग शेयर कैपिटल तो फिर प्रॉक्सी की रिक्वायरमेंट देखने की जरूरत नहीं है। सेकेंड थिंग, यहाँ पे क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है? नहीं, क्योंकि रूल क्या बोलता है कि मेंबर एंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट एट द मीटिंग इज एंटाइटल्ड टू अपॉइंट प्रॉक्सी। तो क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर वोट कर सकता है हर मैटर में? नहीं। तो अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर हर मैटर में वोट नहीं कर सकता तो उसको प्रॉक्सी अपॉइंट करने की अथॉरिटी नहीं है। अब यहाँ पे जो प्रॉक्सी है, नो प्रॉक्सी नीड नॉट टू बी द मेंबर ऑफ द कंपनी एंड प्रॉक्सी के पास राइट टू स्पीक नहीं होता। मतलब प्रॉक्सी कैसे वोट कर सकता है? ओनली बाय पोल। अब यहाँ पे सेक्शन 8 कंपनी में ओनली मेंबर कैन बी अपॉइंटेड एज प्रॉक्सी। अब यहाँ पे सो मेंबर एंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट एट जनरल मीटिंग एंटाइटल्ड टू अपॉइंट अनदर पर्सन टू वोट ऑन हिज बिहाफ। अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट एक पर्सन कितने लोगों का प्रॉक्सी बन सकता है इन वन जनरल मीटिंग? तो मैक्सिमम 50 मेंबर्स का, या तो मेंबर होल्डिंग मैक्सिमम 10% ऑफ द शेयर कैपिटल विद वोटिंग राइट। इसका मतलब कि अगर मान लो मैं आप सब रिलायंस के शेयर होल्डर हो, मैं आप सब का क्या प्रॉक्सी बन सकता हूँ? सी मान लो आप सब 50 से ज़्यादा हो, ठीक है, तो मैं 50 का प्रॉक्सी बन सकता हूँ, मैं 50 से ऊपर का प्रॉक्सी नहीं बन सकता। दूसरा, अगर आप मान लो ये 10 लोग हैं, ठीक है, इन 10 के पास टोटल होल्डिंग 20% है, तो क्या मैं 10 का प्रॉक्सी बन सकता हूँ? इन टर्म्स ऑफ नंबर येस, बट इन टर्म्स ऑफ वोटिंग राइट नो। तो अपने को दोनों रिक्वायरमेंट फुलफिल करना है कि यहाँ पे मैक्सिमम 50% का प्रॉक्सी बन सकते हैं 50 मेंबर्स का, दूसरा मैक्सिमम उन मेंबर्स का जिनके पास 10% ऑफ शेयर कैपिटल विद वोटिंग राइट है। फर्दर क्या लिखा है कि अगर मेंबर के पास होल्डिंग जो है वो 10% से ऊपर है तो वहाँ पे वो मेंबर जो है वो सिंगल प्रॉक्सी नाउ मे अपॉइंट ए सिंगल प्रॉक्सी, और वो जिसको प्रॉक्सी अपॉइंट करेगा वो किसी और का प्रॉक्सी नहीं बन सकता। मतलब क्या हो गया कि मान लो आपके पास 15% शेयर कैपिटल पड़े हैं,
ठीक है। तो यू हैव अ 50% शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। अब आपने मेरे को अपना प्रॉक्सी बना दिया तो फिर मैं आपका एक्सक्लूसिव हो गया, फिर मैं और किसी और का प्रॉक्सी नहीं बन सकता इन दैट फॉर दैट पर्टिकुलर जनरल मीटिंग इन दैट कंपनी। अब यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रॉक्सी जो है वो कंपनी के पास कब डिपॉजिट किया जाएगा? 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग। याद रखना, अगर एओए में 48 आवर्स से ज़्यादा टाइम लिखा है, मान लो एओ में लिखा है 50 आवर्स, 60 आवर्स, 70 आवर्स, तो भी क्या प्रिवेल करेगा? 48 आवर्स। फर्दर क्या लिखा है? नाउ द इंस्ट्रूमेंट अपॉइंटिंग प्रॉक्सी शैल बी इन फॉर्म MGT 11। तो ये MGT 11 में होगा और इसको ड्यूली रिटन साइंड होना चाहिए। नाउ जो अपॉइंटर है, अपॉइंटर मतलब जिसने अपॉइंट किया है, या तो उसके ऑथराइज एजेंट उसको साइन करेगा। अगर अपॉइंटर बॉडी कॉर्पोरेट है तो इंस्ट्रूमेंट पे कॉमन सील लगाया जाएगा, या तो ड्यूली साइन किया जाएगा बाय द ऑफिसर ऑफ द कंपनी। अभी नाउ वो मेंबर जो मीटिंग अटेंड कर सकता है और वोट कर सकता है, वो प्रॉक्सी का रजिस्टर इंस्पेक्शन कर सकता है। और इंस्पेक्शन करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? 3 डेज बिफोर द मीटिंग उसको रिक्वेस्ट देना पड़ेगा कंपनी को, एंड कंपनी उसको जो इंस्पेक्शन प्रोवाइड करेगा, इंस्पेक्शन ऑफ वर्ड दैट इज रजिस्टर ऑफ प्रॉक्सी, वो प्रोवाइड करेगा कभी? 24 आवर्स बिफोर द मीटिंग एंड अप टू द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। व्हाट इज बिजनेस आवर्स? 9 AM to 6 PM। अच्छा, जो भी प्रॉक्सी कंपनी को मिलेगा उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मेंटेन किया जाएगा इन द रजिस्टर ऑफ प्रॉक्सी। और अगर यहाँ पे किसी प्रॉक्सी को रिजेक्ट किया गया तो प्रॉक्सी को क्यों रिजेक्ट किया गया, दैट हैव टू बी मेंशन। फर्दर क्या लिखा है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रॉक्सी है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रॉक्सी मतलब कौन सा फॉर्म? MGT सीरीज MGT 11। तो आपका रजिस्टर ऑफ प्रॉक्सी जो है, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रॉक्सी है, उसके ऊपर प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी किया जाएगा, एंड वो वैलिड कब तक रहेगा? उस पर्टिकुलर मीटिंग के लिए। नाउ दैट इंक्लूड एडजर्नमेंट ऑल्सो, मतलब अगर जनरल मीटिंग एडजर्न हो जाता है तो वापस फ्रेश प्रॉक्सी लेने की ज़रूरत नहीं है ना। यहाँ पे क्या लिखा है? अगर जनरल मीटिंग एडजर्न हो गया तो अगर आपको इंस्पेक्शन ऑफ प्रॉक्सी करना था तो उसके लिए आपको वापस फ्रेश रिक्वेस्ट देना पड़ेगा। इसका ऐसा क्यों? सी फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर जनरल मीटिंग है जिसमें मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मैं उस दिन नहीं हूँ, तो मैंने किसी को प्रॉक्सी अपॉइंट कर दिया, लेकिन अगर मीटिंग एडजर्न हो गया तो एडजर्न मीटिंग वाले दिन मैं अवेलेबल हूँ, तो वहाँ पे भी मैं प्रॉक्सी को नहीं भेजूंगा, मैं खुद मीटिंग में जाऊँगा। सो देयर कैन बी सम चेंजेस। या जब ओरिजिनल बोर्ड मीटिंग जनरल मीटिंग था उस दिन मैं अवेलेबल था, लेकिन जब एडजर्न मीटिंग हुआ उस दिन मैं अवेलेबल नहीं हूँ। तो अगर ऐसा कुछ होता है, तो यहाँ पे व्हाट इज़ रिक्वायर्ड दैट रजिस्टर ऑफ प्रॉक्सी में चेंजेस हो सकता है। तो अगर आपको इंस्पेक्शन करना है प्रॉक्सी का तो आपको कंपनी को फ्रेश रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। एंड अगर मान लो प्रॉक्सी अपॉइंट करने के बाद मेंबर खुद मीटिंग में आ जाता है तो जो प्रॉक्सी अपॉइंट किया था वो ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगा, लेकिन अगर प्रॉक्सी ने कोई वोट कास्ट कर दिया है तो वो वैलिड रहेगा। इसका मतलब मान लो पर्टिकुलर बोर्ड जनरल मीटिंग है, उसमें मैंने प्रॉक्सी को अपॉइंट किया था, मीटिंग चालू हुआ, प्रॉक्सी ने 2-3 मैटर पे वोट कर दिया है, उसके बाद मैं फ्री हो गया और मैं भी मीटिंग में चला गया, तो जैसे ही मैं मीटिंग में जाऊंगा प्रॉक्सी ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगा। लेकिन जो मैटर पे प्रॉक्सी वोट कर चुका है वो मैटर पे वोट प्रॉक्सी का ही प्रिवेल किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे प्रॉक्सी नीड टू बी डेटेड एंड अनडेटेड शैल नॉट बी एक्सेप्टेड। अब यहाँ पे अगर रिवोकेशन करना है, प्रॉक्सी को रिवोक करना है, तो उसको वही पर्सन साइन करेगा जिसने प्रॉक्सी को अपॉइंट किया था। फर्दर क्या लिखा है कि अगर प्रॉक्सी रिवोक हुआ है तो प्रॉक्सी को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। फर्दर क्या लिखा है दैट प्रॉक्सी नीड टू बी ड्यूली स्टैम्प। तो आपका जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रॉक्सी है उस पर आपको प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा, और अगर प्रॉक्सी अनडेटेड है या अनस्टैम्प है तो उसको वैलिड कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या लिखा है कि अगर मेंबर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नर स्टेट है, तो अगर वो लोग चाहें तो वो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव भी अपॉइंट कर सकते हैं, और अगर वो लोग चाहें तो प्रॉक्सी भी अपॉइंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है कि अगर मल्टीपल प्रॉक्सी अपॉइंट किया गया है तो जो लास्ट डेटेड प्रॉक्सी होगा वो प्रिवेल करेगा, प्रोवाइडेड उसकी डेट कब की होनी चाहिए? 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग। नेक्स्ट क्या दिया है दैट इफ मल्टीपल प्रॉक्सी, नाउ व्हाट इज रिक्वायर्ड दैट इफ मल्टीपल प्रॉक्सी बीइंग अपॉइंटेड ऑन द सेम डेट, तो टाइम स्टैंपिंग लगाना पड़ेगा ना। व्हाट इज टाइम स्टैंपिंग? तो टाइम स्टैंपिंग का मतलब होता है कि अगर मल्टीपल प्रॉक्सी अपॉइंट किया गया सेम डे पे तो आपको टाइम स्टैंपिंग लेना पड़ेगा, मतलब किस टाइम पे कंपनी को मिला है, और उसमें भी जो लास्ट मिला होगा वही रिसीव वैलिड माना जाएगा, प्रोवाइडेड वो कंपनी को कब मिल जाना चाहिए? 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग। नेक्स्ट क्या दिया है ना, फर्दर मोर इफ प्रॉक्सी इज अनडेटेड देन इट शैल बी कंसिडर्ड टू बी इनवैलिड।
Clear? So these 25 points are very crucial with respect to proxy, and proxy as a topic is very crucial. So I want all of you to read these points and read fast. So I believe proxy के सारे points read कर लिए आप लोगों ने, and it's absolutely clear now. चलो अब आते हैं हम लोग सेक्शन 106 पे. Now restriction of voting right. देखो ये क्या लिखा है कि जो मेंबर्स का वोटिंग राइट है वो कभी भी रिस्ट्रिक्ट नहीं होता है, एक्सेप्ट मेंबर का वोटिंग राइट कब रिस्ट्रिक्ट हो सकता है, अगर आपने कॉल का पेमेंट नहीं किया देन वोटिंग राइट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा. इसके अलावा अगर शेयर्स आपने प्लेज किए थे एंड शेयर होल्डर ने लोन का पेमेंट नहीं किया एंड लेंडर ने राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज किया है तो वोटिंग राइट सस्पेंड हो जाएगा. क्लियर? वोटिंग राइट विल बी रिस्ट्रिक्टेड. नाउ सेक्शन 108 दैट इज वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स मैंडेटरी किन कंपनीज के लिए है? वो कंपनी जिसका इक्विटी शेयर लिस्टेड है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में. दूसरा वो कंपनी जिसमें 1000 और मोर मेंबर्स हैं, दीज आर द कंपनी जहाँ पे वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स मैंडेटरी है. एंड किन कंपनी के लिए ऑप्शनल है? अगर कंपनी इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड है, जिसको पहले क्या बोलते थे, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म. अगर कोई कंपनी एसएमई प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड है, एसएमई एक्सचेंज पे. अगर किसी कंपनी का प्रेफरेंस शेयर्स या डिवेंचर लिस्टेड है, इक्विटी लिस्टेड नहीं है. एंड फोर्थ निधि कंपनी, तो इन कंपनी में वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स मैंडेटरी नहीं है. अब देखो, सो व्हाट इज अ वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में एप्लीकेबिलिटी किस कंपनी पे है? लिस्टेड कंपनी पे, और कंपनी जिसमें 1000 और मोर मेंबर्स हैं. नॉन एप्लीकेबिलिटी किस में है? जिसका डिवेंचर या प्रेफरेंस शेयर लिस्टेड है, इक्विटी लिस्टेड नहीं है, जो एसएमई प्लेटफॉर्म पे है, या तो इंस्टीट्यूशन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, जिसको पहले क्या बोलते थे, जिसको अब क्या बोलते हैं, इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म. अब व्हाट इज रिक्वायर्ड? अगर ना यहाँ पे कंपनी को क्या करना पड़ेगा कि कंपनी ई वोटिंग की फैसिलिटी दे रहा है तो अपने को रूल 20 कंप्लाई करना पड़ेगा. अब रूल 20 में कुछ पॉइंट्स हैं, दैट्स समथिंग वी नीड टू रिमेंबर कि अपने को एक डेट देना पड़ेगा, कट ऑफ डेट, और कट ऑफ डेट पे जो भी शेयर होल्डर होगा वो वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से वोट कर सकते हैं. तो यहाँ पे क्या लिखा है? तो डिटरमाइन हु आर द मेंबर एंटाइटल्ड टू वोट थ्रू रिमोट ई वोटिंग और वोटिंग बाय मीटिंग नॉट अर्लियर देन 7 days प्रायर टू द डेट ऑफ द मीटिंग, दैट इज टू बी कॉल्ड एज कट ऑफ डेट. अच्छा, व्हाट इज रिमोट ई वोटिंग? तो वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ना दो तरीके से होता है. एक होता है रिमोट ई वोटिंग. रिमोट ई वोटिंग का मतलब होता है कि आप जहाँ पे जनरल मीटिंग अटेंड करो वहाँ पे वोट नहीं करोगे, आप कहीं और वोट करोगे. सेकंड होता है वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स एट जनरल मीटिंग. इन दोनों को जब ऐड किया जाता है दैट टोटल इज कॉल्ड वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स. यहाँ पे क्या लिखा है? एंड यहाँ पे अगर आपने रिमोट ई वोटिंग से वोट कर दिया है तो आप मीटिंग में अटेंड कर सकते हो लेकिन वापस वोट नहीं कर सकते. क्या लिखा है? Only member who are not exercised their voting through remote e-voting be entitled to vote at the meeting. Further क्या लिखा है? That notice, ना नोटिस क्या किया जाएगा? कंपनी के सारे मेंबर्स, ऑडिटर, डायरेक्टर्स को भेजा जाएगा एंड कंपनी के वेबसाइट पे प्लेस किया जाएगा. यहाँ पे आपको ये बताना पड़ेगा कि कौन कौन से बिजनेस हैं जिसको ई वोटिंग से करना है और आप अपना ई वोटिंग कब तक कास्ट कर सकते हो. मतलब यू हैव टू स्पेसिफाई दैट रिमोट ई वोटिंग आप कब तक कर सकते हो. ना कंपनी को न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा. किस किस न्यूज़पेपर में? एक इंग्लिश में, एक वर्नाकुलर में, एंड कितने दिन पहले? एटलीस्ट 21 days बिफोर द डेट ऑफ जनरल मीटिंग. अच्छा, ये रिमोट ई वोटिंग जो है ये कितने दिन तक ओपन रहेगा? मिनिमम 3 days के लिए. एंड ये क्लोज कब होगा? जिस दिन आपका जनरल मीटिंग होने वाला है उसके एक दिन पहले शाम के 5 बजे तक. नाउ प्रीसीडिंग द डेट ऑफ द जनरल मीटिंग, अगर आपने एक बार वोट कास्ट कर दिया है तो बाद में आप उसको चेंज नहीं कर सकते. अब एक बार आपने वोटिंग कास्ट कर दिया तो आपका जो वोट है उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा. एंड कंपनी क्या करेगा? कंपनी स्क्रूटनाइजर को अपॉइंट करेगा जो कि कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए. स्क्रूटनाइजर क्या करेगा? विदिन 3 days आफ्टर द वोटिंग बिंग डन, विदिन 3 days अपनी रिपोर्ट बना के देगा एंड चेयरपर्सन को भेजेगा इन द प्रेजेंस ऑफ 2 witness. अब चेयरपर्सन क्या करेगा? चेयरपर्सन या पर्सन ऑथराइज वो रिजल्ट को डिक्लेयर करेगा. तो टू डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ वोटिंग. ना यहाँ पे जो रजिस्टर ऑफ एंटायर वोटिंग है इसको मेंटेन किया जाएगा फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक मोड में. ना जो भी रेलेवेंट पेपर्स हैं वो पहले तो किसके पास रहेंगे? स्क्रूटनाइजर के पास, और बाद में वो किसको दे दिया जाएगा? चेयरपर्सन को. एंड चेयरपर्सन जो रिजल्ट जो डिक्लेयर किया है प्लस स्क्रूटनाइजर रिपोर्ट, इसको कंपनी के वेबसाइट पे भी प्लेस किया जाएगा. कितने दिन के अंदर?
विद इन 2 days ऑफ रिजोल्यूशन। फर्दर क्या लिखा है कि यहाँ पे किस मेंबर ने क्या वोट कास्ट किया है, येस बोला है, नो बोला है, उसको एब्सोल्युटली सीक्रेट एंड इंटैक्ट मेंटेन किया जाएगा। अब अगर अपने को रिक्विजिट नंबर ऑफ वोट मिले तब तो रिजोल्यूशन पास मानेंगे, अदरवाइज रिजोल्यूशन विल नॉट डिक्लेयर टू बी पास। अब रिजोल्यूशन जो डिक्लेयर किया है प्लस स्क्रूटनाइजर रिपोर्ट, इसको कंपनी के रजिस्टर ऑफिस में रखा जाएगा। एंड लिस्टेड कंपनी में ये जो डिटेल है स्क्रूटनाइजर रिपोर्ट एंड रिजल्ट, ये स्टॉक एक्सचेंज को भी इन्फॉर्म किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर किसी मैटर के लिए वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस दिया गया है तो फिर आप उसमें वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड अवेलेबल नहीं होगा। फर्दर क्या लिखा है कि अगर किसी पर्सन ने इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोटिंग कर लिया है तो मीटिंग अटेंड जरूर कर सकता है लेकिन वापस वोट कास्ट नहीं कर सकता। नाउ यहाँ पे देखो देयर आर सर्टेन मैटर। नाउ इफ़ यू रीड रूल 22 जो कि अभी हम लोग पोस्टल बैलेट में पढ़ने वाले हैं, सो पहले क्या था कि देयर आर सर्टेन मैटर जो पहले पोस्टल बैलेट से ही पास करना जरूरी था, लेकिन कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 के बाद वो मैटर भी कंपनी जनरल मीटिंग में कर सकता है, प्रोवाइडेड कंपनी को ई वोटिंग की फैसिलिटी देना पड़ेगा। और अगर पोस्टल बैलेट से किया है तो पोस्टल बैलेट आप इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी कर सकते हो, और अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड से किया तो रूल 20 कंप्लाई करना पड़ेगा टू द एक्सटेंट एप्लीकेबल। फर्दर क्या लिखा है ना, यहाँ पे जब हम लोग ई वोटिंग करते हैं तो वहाँ पे 1 मेंबर इज इक्वल टू 1 वोट नहीं होता, वहाँ पे 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट होता है। यहाँ पे क्या लिखा है कि मिनिस्ट्री ने नाउ व्हाट इज रिक्वायर्ड, सो दीज आर द पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखो तो ये था अपना वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन इज कॉल्ड पोल। अब पोल में क्या दिया है, नाउ व्हाट इज पोल। तो देखो वोटिंग 2 तरीके से होता है, पहला होता है शो ऑफ हैंड से, दूसरा होता है पोल से। एंड वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस इज आल्सो बीइंग एडेड। तो अब पोल कब लिया जाएगा, तो पोल लेगा है तो चेयरपर्सन स्यू मोटो ले सकता है या तो ऑन द डिमांड ऑफ मेंबर इंक्लूडिंग प्रॉक्सी। अब यहाँ पे हु कैन डिमांड फॉर पोल, वेरी इंपॉर्टेंट कि पोल की डिमांड कौन कर सकता है। तो अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है तो याद रखना पोल की डिमांड मेंबर भी कर सकता है इंक्लूडिंग प्रॉक्सी, जिसके पास कितनी होल्डिंग होनी चाहिए, 5 लाख का पेड अप शेयर कैपिटल या तो मिनिमम 10% का टोटल वोटिंग राइट। यहाँ पे क्या लिखा है, सो डिमांड फॉर पोल शैल बी मेड बाय मेंबर प्रेजेंट इन पर्सन और बाय प्रॉक्सी होल्डिंग मिनिमम 5 लाख ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और होल्डिंग मिनिमम 10% ऑफ टोटल वोटिंग राइट। एंड अगर यहाँ पे कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो यहाँ पे पोल की डिमांड कौन करेगा, तो यहाँ पे पोल की डिमांड करेगा बाय मेंबर इंक्लूडिंग प्रॉक्सी जिसके पास कितना वोटिंग पड़ा है, 10% ऑफ टोटल वोटिंग राइट। क्लियर ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके ऊपर केस स्टडी बनता है कि पोल की डिमांड कौन कर रहा है। अब कितने दिन के अंदर पोल लिया जाएगा, सो टाइम विद इन विच पोल शैल बी टेकन। तो अगर पोल की डिमांड की गई है एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग के लिए या तो इलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन के लिए तो पोल कब लिया जाएगा, इमीडिएटली। और अगर पोल की डिमांड किया गया फॉर किसी और मैटर के लिए तो पोल लिया जाएगा 48 आवर्स व्हेन द डिमांड वाज मेड। क्लियर। अब देखो अगर हम लोग को पोल करना है तो क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, तो इसमें सबसे पहले बोर्ड को स्क्रूटनाइजर अपॉइंट करना पड़ेगा। अब स्क्रूटनाइजर क्या करेगा, स्क्रूटनाइजर को जो भी रजिस्टर्स हैं, अटेंडेंस रजिस्टर, रजिस्टर ऑफ मेंबर, ये सब प्रोवाइड किया जाएगा। और स्क्रूटनाइजर पोलिंग पेपर डिस्ट्रीब्यूट करेगा और रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। एंड देन वो एक अगर फिजिकल तरीके से किया गया है तो वो एक बैलेट बॉक्स लेगा, उसको सील कर देगा। अब यहाँ पे वोटिंग के बाद वो बैलेट बॉक्स को ओपन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ 2 विटनेस। एंड जब वो वोटिंग के रिजल्ट को काउंट करेगा तो वो अपनी एक डिटेल रिपोर्ट बनाएगा जिसमें वो बताएगा भाई कितने मेंबर ने मैटर में येस बोला, कितने मेंबर ने मैटर में नो बोला, जिन्होंने येस बोला उनके पास कितने शेयर्स थे, जिन्होंने नो बोला उनके पास कितने शेयर्स थे, ये पूरा डिटेल प्रोवाइड किया जाएगा। एंड वो अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा, चेयरपर्सन को। एंड चेयरपर्सन या तो कोई भी पर्सन ऑथराइज अब रिजल्ट ऑफ पोल डिक्लेयर करेगा कितने दिन के अंदर, विद इन 7 days ऑफ द पोल। एंड जो पोलिंग पेपर होगा वो किस फॉर्म में होगा, MGT 12 में। अच्छा व्हाट वाज MGT 11, इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रॉक्सी। पोल का क्या है, MGT 12 और उसके संग स्क्रूटनाइजर रिपोर्ट कौन से फॉर्म में है, MGT 13 में। डन। अब देखो सो दिस वाज द सेक्शन फॉर पोल। नाउ द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन कम्स इज पोस्टल बैलेट। तो पोस्टल बैलेट में क्या लिखा है कि पोस्टल बैलेट हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो पोस्टल बैलेट हम लोग पोस्ट से भी कर सकते हैं या तो हम इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी कर सकते हैं। अगर हमने पोस्टल बैलेट
इलेक्ट्रॉनिक मीन से किया है तो अपने को रूल 20 को कंप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, रूल 20 को कंप्लाई करेंगे टू द एक्सटेंट एप्लीकेबल। नाउ व्हेन आई से टू द एक्सटेंट एप्लीकेबल मतलब क्या हुआ, इफ़ यू सी रूल 20 दैट टॉक्स अबाउट वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, तो वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स दो तरीके से होता है, एक होता है रिमोट ई वोटिंग, दूसरा होता है वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इन जनरल मीटिंग। लेकिन जब हम लोग पोस्टर बैलेट कर रहे हैं तो क्या जनरल मीटिंग हो रही है क्या, नहीं, तो वहाँ पे सिर्फ रिमोट ई वोटिंग को ही कंसिडर किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सेक्शन 110 की एप्लीकेबिलिटी क्या है। नाउ सी दिस थिंग, अगर हम लोग सेक्शन 110 की एप्लीकेबिलिटी देखते हैं तो यहाँ पे देखो क्या दिया है। सो सेक्शन 110 एप्लीकेबल एंड नॉट एप्लीकेबल कहाँ पे है, तो सेक्शन 110 कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, तो पहला ओपीसी पे एप्लीकेबल नहीं है, दूसरा वो मेंबर वो कंपनी जिसमें 200 मेंबर्स तक हैं वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, और कहाँ पे एप्लीकेबल है, इन ऑल अदर कंपनीज। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि रूल 20 के हिसाब से वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स दो तरीके से हो सकता है, एक रिमोट ई वोटिंग, दूसरा वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इन जनरल मीटिंग। लेकिन पोस्टल बैलेट में जनरल मीटिंग तो होने वाला नहीं है, तो सिर्फ रिमोट ई वोटिंग ही कंसिडर किया जाएगा। अब यहाँ पे कौन कौन से मैटर हैं, बिजनेस मैटर, जो आप पोस्टल बैलेट से ट्रांजैक्ट नहीं कर सकते, तो जितने भी ऑर्डिनरी बिजनेस हैं, व्हाट इज ऑर्डिनरी बिजनेस, 4 बिजनेस, एडॉप्शन ऑफ अकाउंट, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ये ऑर्डिनरी बिजनेस सिर्फ एजीएम में होगा, पोस्टल बैलेट से नहीं हो सकता। इसके अलावा वो मैटर जिसमें डायरेक्टर एंड ऑडिटर के पास राइट ऑफ बीइंग हर्ड है ना, राइट ऑफ बीइंग हर्ड है मतलब अगर हम लोग मान लो डायरेक्टर या ऑडिटर को रिमूव कर रहे हैं तो वहाँ पे वो मैटर भी आप पोस्टल बैलेट से नहीं कर सकते। नेक्स्ट, हम लोग पोस्टल बैलेट से कौन से मैटर कर सकते हैं, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड रूल 22 जिसमें पहले एक पूरा डिटेल लिस्ट ऑफ मैटर दिया है जो सिर्फ पोस्टल बैलेट से ही हो सकता है। लेकिन कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 आने के बाद वो मैटर भी अगर कंपनी चाहे तो जनरल मीटिंग में कर सकता है, प्रोवाइडेड कंपनी को ई वोटिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा। एंड थर्ड क्या लिखा है, दैट इसके अलावा कंपनी अगर कोई भी और मैटर को अगर ट्रांसलेट करना चाहे तो पोस्टल बैलेट के थ्रू कर सकता है। तो अब क्वेश्चन ये आता है, तो फिर तो यहाँ पे मैंने नोट में क्या लिखा कि एनी आइटम ऑफ बिजनेस विच इज रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसलेटेड बाय मीन्स ऑफ पोस्टल बैलेट मे बी ट्रांसलेट जनरल मीटिंग प्रोवाइडेड कंपनी ई वोटिंग की फैसिलिटी देगा किसको, अपने मेंबर्स को। अब देखो, अब यहाँ पे रूल 22 क्या बोलता है, नाउ रूल 22 बेसिकली टॉक्स अबाउट दोज मैटर जो पहले पोस्टल बैलेट से ही पास करना जरूरी था, जिसको अब कंपनी चाहे तो जनरल मीटिंग में कर सकता है, प्रोवाइडेड कंपनी को ई वोटिंग की फैसिलिटी देना पड़ेगा। तो कौन कौन से मैटर हैं, पहला, अगर कंपनी एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज को ऑल्टर कर रहा है, तो ऑल्टरेशन ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम, तो अगर कंपनी एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज को ऑल्टर कर रहा है तो दैट नीड टू बी पास थ्रू पोस्टल बैलेट। सेकेंड, अगर कंपनी एओए को ऑल्टर कर रहा है, क्यों, बिकॉज ऑफ कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी। अब देखो, प्राइवेट कंपनी आर सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शन, प्राइवेट कंपनी आर सब्जेक्ट टू सर्टेन प्रोहिबिशन। नाउ व्हाट आर दोज रिस्ट्रिक्शन, कि यहाँ पे प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स होता है, प्राइवेट कंपनी में नंबर ऑफ मेंबर्स 200 से ऊपर नहीं होने चाहिए, क्या प्रोहिबिशन है, प्राइवेट कंपनी पब्लिक इशू नहीं कर सकता। तो ये सब रिस्ट्रिक्शन प्रोहिबिशन कहाँ दिया हुआ है, एओए में। एंड पब्लिक कंपनी के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन प्रोहिबिशन नहीं होता, तो अगर एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो रहा है तो ये रिस्ट्रिक्शन प्रोहिबिशन हटाना पड़ेगा। अगर एक पब्लिक कंपनी प्राइवेट में कन्वर्ट हो रहा है तो ये रिस्ट्रिक्शन प्रोहिबिशन डालना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एओए को ऑल्टर करना पड़ेगा। थर्ड क्या लिखा है, अगर कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रहा है आउटसाइड द लोकल लिमिट ऑफ एनी सिटी टाउन और विलेज। देखो, रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज 4 तरीके से होता है। पहला, विद इन द सेम सिटी, मतलब मान लो मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस बोरीवली में है, मैं वहाँ से शिफ्ट करके कांदिवली लेके जाना चाहता हूँ, ये विद इन द सेम सिटी है, तो अपने को सिर्फ बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना है। दूसरा होता है फ्रॉम वन सिटी टू अदर सिटी, मान लो मैं बोरीवली से इसको रजिस्टर्ड ऑफिस को शिफ्ट करके थाने लेके जाना चाहता हूँ, भाईंदर लेके जाना चाहता हूँ, मैं इसको डोंबिवली लेके जाना चाहता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, सिटी चेंज हो गया, बॉम्बे से थाने हो गया। थर्ड, with from one city to other city and from one ROC to other ROC within same state। अब देखो, महाराष्ट्र में 2 ROC हैं, एक ROC बॉम्बे, दूसरा ROC पुणे, तो अगर मैं बॉम्बे से पुणे शिफ्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे सिटी तो चेंज हुआ ही, साथ में ROC भी चेंज हो गया। एंड चौथा, फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट, मैं बॉम्बे से दिल्ली लेके जाना चाहता हूँ, दैट इज अनदर वे ऑफ चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। तो अगर मैं
पहले वाले को छोड़ के अगर मैं कोई भी रजिस्टर ऑफिस चेंज कर रहा हूँ तो उस तीनों के लिए मेरे को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा तो दैट नीड टू बी पास बाय पोस्टल बैलेट। इसके अलावा अगर कंपनी ने ऑब्जेक्ट रेस की फंड रेस किया है एंड फंड रेस करने के बाद अगर कंपनी ऑब्जेक्ट को चेंज करना चाहता है तो अपने को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और ये रेजोल्यूशन कैसे पास होगा? पोस्टल बैलेट के थ्रू। इसके अलावा अगर कंपनी डिफरेंशियल वोटिंग राइट शेयर इशू करना चाहता है, शेयर होल्डर्स के राइट्स को चेंज करना चाहता है, वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट, कंपनी बायबैक करना चाहता है, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहता है, अगर अंडरटेकिंग को डिस्पोज ऑफ करना चाहता है, इन सब मैटर के लिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा? कंपनी को रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और वो रिजोल्यूशन कैसे पास किया जाएगा? पोस्टल बैलेट के थ्रू। इसके अलावा अगर कंपनी लोन गारंटी सिक्योरिटी दे रहा है इन एक्सेस ऑफ द लिमिट, नाउ व्हाट इज लिमिट? 186 सेक्शन विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन from not only from academic point of view but as a future point of view for functioning as a company secretary। तो 186 की लिमिट कितनी होती है? 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम, और 100% ऑफ फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम विच एवर इज हायर। तो यहाँ पे अगर आप इस लिमिट के ऊपर जाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, एंड दैट नीड टू बी पास बाय पोस्टल बैलेट। लेकिन अमेंडमेंट क्या बोलता है कि एनी आइटम ऑफ बिजनेस जो पहले पोस्टल बैलेट से पास करना मैंडेटरी था, वो भी अगर कंपनी चाहे तो क्या कर सकता है? जनरल मीटिंग में कर सकता है, प्रोवाइडेड कंपनी को क्या करना पड़ेगा? ई वोटिंग की फैसिलिटी देना पड़ेगा। इसके अलावा 1% कंपनी या तो वो कंपनी जिसमें 200 मेंबर्स तक हैं, नॉट मोर देन 200 मेंबर्स, उन कंपनीज में पोस्टल बैलेट की रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल नहीं होता। डन। अब देखो, अब यहाँ पे ना पोस्टल बैलेट फॉर्म कब इनवैलिड हो जाएगा? अगर आपने कंपनी ने जो फॉर्म दिया उसके अलावा अगर आपने कोई और फॉर्म यूज़ किया है, या तो आपने उसको साइन नहीं किया है, या तो सिग्नेचर जो है जो कंपनी के रिकॉर्ड में सिग्नेचर उससे मैच नहीं हो रहा है, या तो आपका एसेंट और डिसेंट डिटरमाइन करना पॉसिबल ही नहीं है। आपने एसेंट में भी यस कर दिया, डिसेंट में भी यस कर दिया, तो फिर क्या वोट माना जाए? कुछ नहीं, तो पोस्टल बैलेट फॉर्म इनवैलिड हो जाएगा। या तो आपने एसेंट डिसेंट कुछ भी नहीं किया ना। यहाँ पे अगर किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने, कोर्ट ने, एनसीएलटी ने, सेबी ने अगर आपकी वोटिंग को फ्रीज कर दिया है, अच्छा वोटिंग को फ्रीज किया मतलब क्यों वोटिंग को फ्रीज किया गया होगा? कुछ ना कुछ नॉन कंप्लायंस होंगे ना। तो अगर वोटिंग को फ्रीज कर दिया है तो इन दैट केस योर पोस्टल बैलेट विल बी इनवैलिड। देन आपका फॉर्म जो है जो लास्ट डेट दिया उसके बाद रिसीव हुआ है, नाउ अगर फॉर्म को रिप्रेजेंटेटिव ने साइन किया है लेकिन रिप्रेजेंटेटिव के पास अथॉरिटी है नहीं है, वो जो लेटर है अथॉरिटी लेटर वो अटैच ही नहीं किया गया है, या तो मेंबर ने कॉल का पेमेंट नहीं किया। याद रखना, अगर कॉल का पेमेंट नहीं किया है तो सेक्शन 106 क्या बोला था कि आपका वोटिंग राइट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। फर्दर अगर आपका पोस्टल बैलेट फॉर्म डिफेस हो गया, मल्टीलेटेड हो गया, जिसे मालूम ही नहीं पड़ रहा है, या तो मेंबर जो है ना उसमें अगर कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ कंडीशन स्पेसिफाई किया है, सो दीज आर द रिक्वायरमेंट, दीज आर द कंडीशन जब आपका पोस्टल बैलेट फॉर्म इनवैलिड हो जाता है। अब प्रोसीजर क्या है? कंपनी को पहला क्या करना पड़ेगा? कंपनी को मेंबर्स को नोटिस देना पड़ेगा, नोटिस के संग कंपनी को एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ेगा टू हर एक शेयर होल्डर को, एंड दे हैव टू रिप्लाई, गिव देयर रिप्लाई कितने दिन के अंदर? 30 डेज के अंदर। अब यहाँ पे जब आपने नोटिस को डिस्पैच कर दिया तो उसको पब्लिश किया जाएगा। कहाँ पब्लिश करेंगे? 1 इंग्लिश एंड 1 वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में। अब इसके अलावा बोर्ड डायरेक्टर क्या करेगा? स्क्रूटनाइजर अपॉइंट करेगा ना। अगर देखो पोस्टल बैलेट जो है वो कंपनी फिजिकल फॉर्म में भी कर सकता है एंड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी कर सकता है। अगर कंपनी फिजिकल फॉर्म में कर रहा है तो वहाँ पे बैलेट पेपर होंगे, तो बैलेट पेपर किसके क्लोज स्क्रूटनी में रहेंगे, किसकी कस्टडी में रहेंगे? स्क्रूटनाइजर के। अब स्क्रूटनाइजर जब वोटिंग कंप्लीट हो जाएगा तो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा कितने दिन के अंदर? 7 डेज के अंदर। एंड जब ना यहाँ पे जब सारे रिकॉर्ड हो जाएंगे तो वो चेयरपर्सन को अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा, जिसको चेयरपर्सन साइन करेगा, एंड देन अकॉर्डिंगली चेयरपर्सन रिजल्ट को डिक्लेयर करेगा। तो यहाँ पे क्या दिया है? तो रिजल्ट टू बी प्लेस ऑन द वेबसाइट एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड, जिस दिन आप पोस्टल बैलेट का रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हो उस दिन डेट ऑफ पासिंग ऑफ रिजोल्यूशन मानते हैं। देन दिस इज योर प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू पोस्टल बैलेट। अब देखो, अब सेक्शन 112 एंड 113 क्या बोलता है ये समझो। नाउ सेक्शन 112
नाउ सेक्शन 112 113, नाउ ये जो दो सेक्शन है, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट 112 क्या बोल रहा है कि अगर कंपनी के मेंबर कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है या तो गवर्नर ऑफ स्टेट है। तो अगर मेंबर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट हैं, या तो अगर जो दैट इज सेक्शन 112, और अगर मेंबर कौन है, मेंबर है बॉडी कॉर्पोरेट, दैट इज सेक्शन 113, तो ये लोग क्या कर सकते हैं, ये लोग ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकते हैं। और ये जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है इसके पास वो सारे राइट्स होंगे जो कंपनी के मेंबर्स के पास होते हैं। अब देखो, अगर कंपनी के मेंबर्स के पास क्या क्या राइट होते हैं, तो इसका मतलब ये ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव क्या कर सकता है, ये प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है। इसके अलावा ये कोरम को काउंट करेगा। थर्ड, ना एंटाइटल्ड टू स्पीक है। एंड फोर्थ, ना ये वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड और बाय पोल इसको पार्टिसिपेट कर सकता है। मतलब दीज आर द मैटर जिसमें जिसमें ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव हैव द सेम राइट एज वेस्टेड विद द मेंबर। क्लियर? अब देखिए, अब यहाँ पे क्या दिया है, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन एंड स्पेशल रिजोल्यूशन। अब देखो, अब ये क्या है, सी दिस थिंग। देखो, रिजोल्यूशन ना ब्रॉडली दो तरीके के होते हैं। एक वो रिजोल्यूशन होता है जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पास करते हैं, दूसरा वो रिजोल्यूशन होता है जिसको मेंबर्स पास करते हैं। जो रिजोल्यूशन बोर्ड पास करता है उसको हम लोग बोलते हैं बोर्ड रिजोल्यूशन, और जो रिजोल्यूशन मेंबर पास करता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन या तो स्पेशल रिजोल्यूशन। अब ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन कौन सा है? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन बेसिकली वो रिजोल्यूशन है जिसमें वोट इन फेवर इज मोर देन वोट इन अगेंस्ट, दैट इज टू बी कॉल्ड एज ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। एंड स्पेशल रिजोल्यूशन क्या है? तो स्पेशल रिजोल्यूशन में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये क्लियरली लिखना पड़ेगा नोटिस में that the resolution is special resolution. Secondly, vote in favor is more than or equal to 3 times of vote in against. याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे सिर्फ वैलिड वोट कंसिडर करना है। मतलब अगर किसी ने वोट नहीं किया है या किसी ने इनवैलिड वोट कास्ट किया तो उसको कंसिडर नहीं किया जाता। डन? अब देखो, दिस पार्ट इज क्लियर नाउ। अब यहाँ पे सेक्शन 115 क्या बोलता है ना? सेक्शन 115 बेसिकली टॉक्स अबाउट रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे मैटर है जिसके लिए स्पेशल नोटिस देना पड़ता है। तो बेसिकली 4 मैटर्स होते हैं जिसके लिए स्पेशल नोटिस देना है। पहला कौन सा? रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। दूसरा, अगर हम लोग रिमूव डायरेक्टर के अलावा किसी और को अपॉइंट करते हैं, दैट इज सेकेंड। थर्ड, रिमूवल ऑफ ऑडिटर एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर। ये 4 वो मैटर हैं जिसके लिए अपने को स्पेशल नोटिस देना पड़ता है। अब अगर वो मैटर जिसके लिए अपने को स्पेशल नोटिस देना है ना, अगर ये मैटर की रिक्वेस्ट मेंबर ने किया है तो कौन सा मेंबर रिक्वेस्ट कर सकता है? पहले तो ये समझो। मान लो मैं कंपनी का मेंबर हूँ, मैं रिलायंस का शेयर होल्डर हूँ, मैं बोला मुकेश अंबानी को हटा दो, दिस इज अ प्रपोजल आई वांट टू गिव। तो यहाँ पे मैं ये स्पेशल नोटिस वाले मैटर को कौन प्रपोज करता है? क्या मेरे पास सिर्फ एक शेयर पड़ा रिलायंस का, तो क्या मैं प्रपोज कर सकता हूँ? नहीं। प्रोविजन क्या बोलता है कि नोटिस ऑफ द इंटेंशन टू मूव सच रिजोल्यूशन शैल बी गिवन टू द कंपनी बाय। कौन ये नोटिस दे सकता है? फर्स्ट, पहला मेंबर होल्डिंग जिसके पास मिनिमम 1% वोटिंग राइट है, या तो मेंबर होल्डिंग जिसके पास 5 लाख का पेड अप शेयर कैपिटल है। मतलब दोनों में से कोई एक। तो यहाँ पे मेरे पास 1% वोटिंग राइट होना चाहिए या तो 5 लाख का पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए। एंड उसके बाद कंपनी क्या करेगा? कंपनी को जब ऐसी नोटिस मिलेगा तो कंपनी बाकी मेंबर्स को वो नोटिस फॉरवर्ड करेगा एंड देन मेंबर्स उसके हिसाब से मीटिंग में डिसीजन लेंगे कि अपने को ये करना है या नहीं। अब देखो, तब यहाँ पे अगर हम लोग प्रोसीजर देखते हैं स्पेशल नोटिस का, तो स्पेशल नोटिस के लिए मेंबर को कंपनी को नोटिस देना पड़ेगा। कितने दिन पहले नोटिस दिया जाएगा? मिनिमम 14 डेज पहले एंड मैक्सिमम 3 मंथ्स पहले आप नोटिस दे दोगे। एंड जिस दिन आपने नोटिस दिया और जिस दिन मीटिंग है उसको कंसिडर नहीं करते हैं। मतलब यहाँ पे मिनिमम पीरियड कितना है? 14 डेज। नोटिस का लेंथ ऑफ नोटिस एंड मैक्सिमम कितना है? 3 मंथ्स। फर्दर क्या लिखा है? कंपनी को जब ऐसा नोटिस मिलेगा तो कंपनी इमीडिएटली क्या करेगा? कंपनी इमीडिएटली बाकी सारे मेंबर्स को नोटिस देगा। कितने दिन के अंदर? नाउ मीटिंग के 7 डेज के पहले नोटिस सबको दे दिया जाएगा। अगेन यहाँ पे जिस दिन डिस्पैच ऑफ नोटिस और मीटिंग है उसको कंसिडर नहीं करेंगे। और अगर मान लो नोटिस देना प्रैक्टिकली पॉसिबल
नहीं है तो कंपनी क्या करेगा, इसको पब्लिश कर देगा। अच्छा, कहाँ पब्लिश करेगा? 1 इंग्लिश पेपर, 1 हिंदी एंड 1 वर्नाकुलर में पब्लिश कर दिया जाएगा। एंड इसको कंपनी के वेबसाइट पे प्लेस करेंगे। एंड ये नोटिस कब पब्लिश किया जाएगा? 7 डेज बिफोर द डेट ऑफ द मीटिंग। इसमें भी जिस दिन हम लोग पब्लिकेशन कर रहे हैं उसको, एंड जिस दिन मीटिंग है उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। दिस इज योर सेक्शन 115 with respect to resolution requiring special notice. Clear? Read this procedure please. So I believe this part being done. अब देखो, अब यहाँ पे है now section 117. Now what section 117 talks about? तो 117 basically talks about कि कंपनी को MGT 14 फाइल करना पड़ता है। कितने दिन के अंदर फाइल करना पड़ता है? विद ROC विदिन 30 डेज। सो कॉपी ऑफ, तो ये कौन कौन से मैटर के लिए MGT 14 फाइल करना है? पहला स्पेशल रिजोल्यूशन, दूसरा वो मैटर जिसको सारे मेंबर्स ने यस बोला है, तीसरा अगर कोई बोर्ड का रिजोल्यूशन या एग्रीमेंट है विच इज़ पर्टेनिंग टू अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, वेरिएशन टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। मतलब अगर बोर्ड ने कोई रिजोल्यूशन पास किया है विच इज़ पर्टेनिंग टू द अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, रीअपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, मतलब MD से कनेक्टेड अगर कोई भी रिजोल्यूशन पास किया गया है तो वहाँ पे अपने को MGT 14 फाइल करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर किसी पर्टिकुलर क्लास ऑफ मेंबर ने अगर कोई मैटर पास किया है तो क्लास मीटिंग में कोई रिजोल्यूशन पास हुआ है तो वो आपको ROC को इन्फॉर्म करना पड़ेगा बाय फाइलिंग MGT 14। इसके अलावा अगर कंपनी का वॉलंटरी लिक्विडेशन कर रहे हैं, देन अगर कोई रिजोल्यूशन 179(3)(f) में है, नाउ व्हाट इज रिक्वायर्ड? देखो, रिजोल्यूशन जो है जो सेक्शन 179(3) में पास किया जाता है उसके लिए आपको MGT 14 फाइल करना पड़ता है। व्हाट इज 179(3)? सेक्शन 179 बेसिकली टॉक्स अबाउट पावर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड 179(3) में वो मैटर्स दिए हुए हैं जिसके लिए कंपनी को बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा एट बोर्ड मीटिंग। तो यहाँ पे सो सी दिस थिंग, तो अगर हम लोग यहाँ पे 170 को क्या लिखा है कि रिजोल्यूशन पास बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एट बोर्ड मीटिंग अंडर 179(3). तो 179(3) में जो भी मैटर हैं उसके लिए आपको MGT 14 फाइल करना पड़ेगा। लेकिन कहाँ पे आपको MGT 14 फाइल नहीं करना है? अगर मैटर 179(3) का है, दैट इज गिविंग लोन गारंटी प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, बैंकिंग कंपनी कर रहा है, NBFC कर रहा है या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी कर रहा है, तो वहाँ पे आपको MGT 14 फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। फर्दर क्या दिया है दैट इसके अलावा वो हर एक रिजोल्यूशन, वो हर एक मैटर जो आपको पब्लिक डोमेन में प्लेस करना है उसके लिए MGT 14 फाइल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉपी ऑफ रिजोल्यूशन एग्रीमेंट जो है प्लस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अगर कुछ भी है तो ये अपने को ROC में फाइल करना है इन द फॉर्म MGT 14 कितने दिन के अंदर? विद इन 30 डेज ऑफ पासिंग द रिजोल्यूशन। क्लियर? अब देखो, अब सेक्शन 118 क्या बोलता है? नाउ सेक्शन 118 बेसिकली टॉक्स अबाउट मिनट्स। तो अगर कंपनी ने बोर्ड मीटिंग किया है, कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग किया है, जनरल मीटिंग किया है, पोस्टर बैलेट किया है, तो कंपनी कोई भी मीटिंग करता है, क्लास मीटिंग किया, तो उन सब की मीटिंग का मिनट्स ड्राफ्ट किया जाएगा कितने दिन के अंदर? 30 डेज के अंदर। क्या लिखा है? सो एवरी कंपनी विद इन 30 डेज कंक्लूजन प्रिपेयर द मिनट्स। नाउ मिनट्स में नाउ जो भी डायरेक्टर मीटिंग में प्रेजेंट है वो बताया जाएगा। एंड अगर डायरेक्टर्स मीटिंग का मिनट्स है या कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग का मिनट्स है तो उसमें ये भी बताया जाएगा कि कितने डायरेक्टर ने इस पर्टिकुलर मैटर में येस बोला है एंड मोर पर्टिकुलरली कितनों ने नो बोला है। नेक्स्ट क्या लिखा है कि कंपनी को सेक्रेटरी स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा ना। व्हाट इज सेक्रेटरी स्टैंडर्ड? तो SS1 विच इज सेक्रेटरी स्टैंडर्ड फॉर बोर्ड मीटिंग एंड SS2 विच इज सेक्रेटरी स्टैंडर्ड फॉर जनरल मीटिंग, वो कंपनीज को फॉलो करना है एक्सेप्ट सेक्शन 8 कंपनी। फर्दर क्या लिखा है कि यहाँ पे जो रिजोल्यूशन अगर आपने पोस्टर बैलेट से पास किया है तो उसको जनरल मीटिंग के जो मिनट्स हैं उसमें रिकॉर्ड किया जाएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो हर एक पेज ऑफ मिनट बुक है उसको इनिशियल किया जाएगा एंड लास्ट पेज साइन करेंगे। कौन साइन करेगा? अगर बोर्ड मीटिंग मिनट्स हैं तो बाय द चेयरमैन ऑफ सेम मीटिंग और बाय द चेयरमैन ऑफ नेक्स्ट मीटिंग। अगर जनरल मीटिंग मिनट्स है तो चेयरमैन ऑफ द मीटिंग साइन करेगा, और अगर मान लो चेयरमैन साइन नहीं कर पा रहा है, अच्छा ये चेयरमैन साइन करेगा कितने दिन के अंदर? जनरल मीटिंग में याद रखना, चेयरमैन विल साइन द मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग विद इन 30 डेज। और अगर चेयरमैन साइन नहीं कर पा रहा है ड्यू टू डेथ या परमानेंट डिसेबिलिटी तो फिर कोई और डायरेक्टर साइन करेगा जिसको बोर्ड ऑथराइज करेगा। और अगर पोस्टर बैलेट का मिनट्स है तो चेयरमैन ऑफ द बोर्ड साइन करेगा, और अगर उसकी डेथ हो गई है या परमानेंटली डिसेबल हो गया है देन इट विल बी साइन बाय एनी अदर डायरेक्टर विद द परमिशन ऑफ द बोर्ड।
अच्छा यहाँ पे हम लोग मिनट्स को कहाँ रखेंगे, मिनट्स को रखा जाएगा कंपनी के रजिस्टर ऑफिस में, किसके कस्टडी में, अंडर द कस्टडी ऑफ कंपनी सेक्रेटरी और पर्सन अपॉइंटेड बाय डायरेक्टर, और इसको कितने दिन तक प्रिजर्व किया जाएगा, परमानेंटली। क्लियर। अब देखो, अब सेक्शन 119 क्या बोलता है, नाउ इट टॉक्स अबाउट कि मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग जो है उसको कहाँ पे रखा जाएगा, रजिस्टर ऑफिस में, एंड दैट विल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन, बिकॉज अल्टीमेटली ये किसका मिनट्स है, जनरल मीटिंग का, एंड जनरल मीटिंग किसकी मीटिंग है, मेंबर्स की, तो वहाँ पे ये मिनट्स जो है now that will be available for inspection by the members now during business hours without any payment of the fees। अच्छा यहाँ पे मेंबर जो है ना वहाँ पे अगर मेंबर को कॉपी ऑफ मिनट्स रखना लेना है तो वो उसके लिए अप्लाई कर सकता है, एंड जब वो रिक्वेस्ट करेगा तो उसके 7 दिन के अंदर उसको कॉपी दे दिया जाएगा ऑन पेमेंट ऑफ सच फीस विच हैज बीन स्पेसिफाइड इन एओ विच शैल नॉट बी मोर देन, किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ₹10 पर पेज। फर्दर क्या लिखा है कि अगर कंपनी ने मिनट्स नहीं दिया तो वहाँ पे अगर डिफ़ॉल्ट किया है कंपनी ने तो जो अग्रीव मेंबर है वो एनसीएलटी के पास जाके एप्लीकेशन कर सकता है। फर्दर क्या लिखा है, नौ सेक्शन 120 क्या बोलता है कि कौन सी कंपनी को रिकॉर्ड्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करना है। ऑलवेज रिमेंबर दैट इज जो रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, अब ये कंपल्सरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। तो क्या लिखा है, so every listed company and company having not less than 1000 shareholder, debenture holder, other security holder shall maintain the record in electronic form। याद रखना ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन कर सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। पहले वर्ड लिखा था shall उसको चेंज करके क्या कर दिया गया, may। समझा। so if you see this thing now, this is the section 120 of our class notes। उसके देखो यहाँ पे नीचे दिया हुआ है कि कंपनी इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन डॉक्यूमेंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। उसमें क्या लिखा है, एवरी लिस्टेड कंपनी और कंपनी हैविंग नॉट लेस देन 1000 शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर एंड अदर सिक्योरिटी होल्डर। देखो एंड अदर सिक्योरिटी होल्डर मतलब सबको कंबाइन कर दिया जाएगा। क्या लिखा है, मे मेंटेन इट्स रिकॉर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, मतलब अब ये मैंडेटरी नहीं है, ये कंपनी का चॉइस है कि कंपनी चाहे तो रिकॉर्ड को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन कर सकता है। एंड यहाँ पे जो भी एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं उनको अपने डॉक्यूमेंट को फिजिकल मोड से इलेक्ट्रॉनिक मोड में कितने दिन के अंदर कन्वर्ट करना है, 6 मंथ्स के अंदर। अब ये प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से सेक्शन कमेंट किया गया। सी लॉजिकली सोचो, इफ यू टॉक अबाउट कंपनीज लाइक टाटा सन्स विच इन एग्जिस्टेंस फॉर मोर देन 100 ईयर्स नाउ, अब ऐसी कंपनी के पूरे रिकॉर्ड्स को, और अगर मान लो टाटा सन्स के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है, 1000 से ऊपर शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर, अदर सिक्योरिटी होल्डर हैं, अगर उसके ऊपर एप्लीकेबल हुआ तो कंपनी विच इज़ इन एग्जिस्टेंस फॉर मोर देन 100 ईयर्स, उनके पूरे रजिस्टर को फिजिकल टू इलेक्ट्रॉनिक मोड 6 महीने में कन्वर्ट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री के पास सजेशन गया, रिप्रेजेंटेशन किया, एंड मिनिस्ट्री ने क्या किया, वहाँ पे जो वर्ड शेल था उसको चेंज करके मे कर दिया। क्लियर। फर्दर क्या लिखा है, अब देखो यहाँ पे तो सेक्शन 121 क्या बोलता है ना, 121 से इसकी जितनी भी लिस्टेड कंपनी है उनको देखो मिनट्स तो बनाना ही है, उसके अलावा एक रिपोर्ट ऑन एजीएम बनाना पड़ेगा, और ये रिपोर्ट जो है ये फाइल किया जाएगा कितने दिन के अंदर, 30 डेज ऑफ एजीएम। कौन से फॉर्म में, MGT 15 में। और इसको साइन कौन करेगा, तो साइन एंड डेटेड चेयरमैन करेगा, या तो 2 डायरेक्टर करेंगे जिसमें से एक MD होना चाहिए। एंड इसमें क्या लिखा होगा, डेट प्लेस टाइम वेन्यू लिखा होगा, कितने मेंबर आए थे, कोरम था कि नहीं, कौन कौन से बिजनेस मैटर को ट्रांसलेट किया गया, मीटिंग एडजर्न हुआ क्या, ये सब चीज़ें जितने भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो सब दिया जाएगा। और अगर ये सेक्शन का कंप्लायंस नहीं होता है, मतलब MGT 15 फाइल नहीं हुआ, तो यहाँ पे कंपनी के ऊपर पेनल्टी आएगी कितनी, 1 लाख रुपीज़ एंड 500 फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच द डिफॉल्ट कंटिन्यूज सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 5 lakhs। सी दिस थिंग, तो यहाँ पे पेनल्टी कितनी है, 1 लाख है, मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, 5 लाख रुपए तक। एंड एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट पेनल्टी कितना है, 25,000। फर्दर पेनल्टी कितना है, 500 सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1 लाख। क्लियर। एंड याद रखना सेक्शन 122 क्या बोलता है कि ओपीसी को जनरल मीटिंग करने की जरूरत नहीं है। अब अगर कोई ऐसा मैटर है, कोई ऐसा प्रोविजन है जहाँ पे मेंबर का कंसेंट चाहिए, तो वहाँ पे मेंबर अपना कंसेंट देगा और उसको मिनट्स में रिकॉर्ड कर देगा। जिस दिन मिनट्स में रिकॉर्ड करेगा उसी को डेट ऑफ पासिंग ऑफ रिजोल्यूशन माना जाएगा। क्लियर। एंड विद दिस योर जनरल मीटिंग रिविजन इज ऑल्सो ओवर। क्लियर।